जी गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज जो हमारा टॉपिक है वो संधि, क्योंकि इससे पहले हमने वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन, अंतस्वर और ऊष्म व्यंजनों के बारे में पढ़ा। उसी के अंदर प्यारे बच्चों आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको 5 अनुनासिक वर्णों के बारे में बताया गया था। जो प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम अर्थात पंचम वर्ण होता है उसको हम अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। और उसी के स्थान पर अनुस्वार अर्थात ऊपर जो बिंदी लगती है, जैसे संजय, संविधान है, मयंक है, अंक है, अंकित है, संख्या, संसार, संस्कृति आदि शब्दों में जो ऊपर बिंदी लगती है वो उन्हीं 5 में से किसी न किसी वर्ण के स्थान पे लगती है। तो पवन, सतीश, दीपक, ओम, देवेश, अजय, हिमांशु, संजय, प्रीत, प्रियंका, पूजा, अंकित, यादव, संगम, राजेश। प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। तो आपको ये ध्यान रखना है कि संधि अपने आप में बहुत ही लॉजिकली टॉपिक है और ये माना जाता है कि दुनिया का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक अगर कुछ है तो संधि है, क्योंकि हर पल उसमें कॉन्सेप्ट चेंज होते हैं। तो सभी जितने भी प्यारे बच्चों सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं उन सब्जेक्ट में किसी भी भाषा का जो ग्रामर होता है, व्याकरण होता है, वो अपने आप में लॉजिकली होता है, जटिल होता है। उसके अंदर बहुत सारे रूल, नियम, कानून काम करते हैं, वो सारे आपको लर्न करने पड़ते हैं, समझना पड़ता है लॉजिकली उनको। और उस ग्रामर के अंदर भी तमाम जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिक में संधि वास्तव में सबसे ज्यादा उलझन पैदा करता है। लेकिन सच्चाई ये है कि संधि बहुत ही आसान टॉपिक है, बशर्ते हम सीक्वेंस में उस पर डिपेंड रहने वाले तमाम टॉपिक पहले से पढ़े हो। जैसे मैंने अभी कहा कि हम संधि को पढ़ते के दौरान आज प्यारे बच्चों हमें उन अनुस्वार वर्णों का भी प्रयोग करना पड़ेगा, जो जिनको हम अनुनासिक के अनुस्वार चिन्ह के स्थान पे जो अनुनासिक वर्ण आते हैं, अनुनासिक वर्णों के स्थान पे जो अनुस्वार चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। स्पर्श व्यंजन का जो सीक्वेंस है, कितने उसमें व्यंजन होते हैं, कौन सा प्रत्येक वर्ग का 5वां तीसरा पहले में बदल जाता है, उसका भी प्रयोग होगा। संधि डिफिकल्ट तब बनती है जब सीक्वेंस में टॉपिक को लेके नहीं चलते, उस पर डिपेंड रहने वाले तमाम पहले टॉपिक आपके पढ़े हुए नहीं होते। तो आपको ये ध्यान रखना है कि संधि अगर हमने कर ली तो उपसर्ग और प्रत्यय हमारे हो जाएंगे। संधि अगर हमने कर ली तो विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। संधि अगर हमने कर ली तो शब्द का अर्थ भी निकालना आ जाएगा। संधि पे अपने आप में प्यारे बच्चों 6 टॉपिक डिपेंड है। एक तो शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी जो आती है वो संधि वाले टॉपिक पे डिपेंड है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बड़ा लॉजिकली बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आने वाले 6 टॉपिक, या हिंदी की ये कहो कि आपको बेसिक चीजें का तभी पता चलेगा जब आपको संधि करनी आती हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि निम्नलिखित में से, एक तो प्यारे बच्चों मैंने दे दिया यहां पे गुरु उपदेश, दूसरा दे दिया मैंने दुरुपयोग, और तीसरा दे दिया मैंने निसंदेह, और फोर्थ दिया मैंने पितृऋण। अब आपसे मैं पूछने लगूं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताइए क्या है, या सही शब्द बताइए क्या है। या प्यारे बच्चों में आपसे पूछने लगूं कि इसमें कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है, कौन सा गलत लिखा है वर्तनी के रूप में। या फिर ये बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में कौन सी संधि है, या निम्नलिखित में से किस शब्द में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो तमाम, एक तो उपसर्ग और प्रत्यय वाला, एक वर्तनी शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी, 3 टॉपिक। इसके बाद में प्यारे बच्चों विलोम शब्द और पर्यायवाची 4 टॉपिक, और खुद संधि अपने आप में 5 टॉपिक, और शब्द का अर्थ निकालना ये वो 6ठा टॉपिक। ये 6 टॉपिक आप तब कर पाओगे जब संधि समझ में आ जाएगी। अब कैसे बता दोगे आप इसमें कौन सा शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है और उसका रीजन क्या है। तो दिक्कत ये है आप सभी बच्चों के लिए कि इसमें से बहुत सारे शब्द शुद्ध बताओगे आप और बहुत सारे शब्द अशुद्ध भी बताओगे। तो लॉजिकली अगर कोशिश करो आप लोग, ताकि पता चले कि आप लोगों ने जो पढ़ा है, क्योंकि मैंने ये टॉपिक नहीं कराया इसीलिए आप गलती करोगे।
तो जो भी हमने अभी बोला कि इसमें से शुद्ध बताना और अशुद्ध बताना है, मैंने 1, 2, 3 और 4 डाल दिए। तो इसमें से शुद्ध शब्द पहचानिए कौन सा है जी। देवेश क्या पूछा है, आपका कमेंट निकल गया दोबारा। प्यारे बच्चों, आप लघु ओमवीर, देवेश, सतेंद्र, राम, अनुज जी, अजय, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्यारे बच्चों गलत लिखा हुआ है? कोई दूसरा कह रहा है, कोई चौथा कह रहा है, बाकी का आंसर नहीं आया। कोशिश करो। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। धर्मवीर, हिमांशु, गुड मॉर्निंग। इसको कहते हैं, मैं कह रहा था कि हिंदी को, इसी चीज को जो आपको हम 1.5 महीने में पढ़ा रहे हैं, इसी को हम 1 साल तक भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमने से आपको इतना पढ़ाया जितना पेपरों में आता है, और अब कोई भी वो नहीं करोगे। तो सबके आंसर अलग अलग है। कोई दूसरा कह रहा है, कोई तीसरा कह रहा है, कोई पहला कह रहा है, कोई चौथा कह रहा है जी। लाला, सौरभ, सतीश, संगम, अनुज, हिमांशु, सुनील, अंकित, विजय, राजेश, अजय जी, सुनील आपका कमेंट आया होगा तो वो निकल गया, ध्यान नहीं दिया उस पर। चलो जी, अब देखो, इसमें से कोई भी सही नहीं है, ये सारे के सारे गलत लिखे हुए हैं। और वो गलत क्या है प्यारे बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है। ये टॉपिक बेटे कराएंगे, ठीक है। हालांकि शायद आपने क्लास नहीं ली, आपको बता चुके हैं, ठीक है, जो भी आप ये कह रहे हो, लेकिन जब आपका डाउट इसमें है तो आपको सैटरडे को इसको करा देंगे। ये करा चुके हैं, जब बताया था ना पर्यटन के आधार पर वास्तव में जो हम स्वर व्यंजन के वेद पढ़ते हैं, बाह्य और आभ्यंतर पर्यटन, उसके अंदर हमने सारा बता दिया था, ठीक है। तो उस समय ध्यान नहीं दिया। वर्णमाला वाली जो क्लास होती है उसको खोल के देख लेना। दूसरी क्लास की, वर्णमाला की जो दूसरी क्लास हुई थी, उसके अंदर ये करवा चुके हैं देवेश, ठीक है। तो गुरु उपदेश में प्यारे बच्चों में संधि इसलिए पढ़ रहे हैं कि न तो आप ये बता पा रहे हो कि इसमें उपसर्ग किसमें लगा है, कौन सा उपसर्ग लगा है। उपसर्ग की पहचान भी हम संधि के द्वारा करते हैं, और शुद्ध और अशुद्ध वर्तने की पहचान भी हम संधि के द्वारा करते हैं। शब्द का मीनिंग भी हम संधि के द्वारा ही निकाल पाते हैं। प्रत्यय की पहचान भी हम संधि के द्वारा ही कर पाते हैं। और जो विलोम शब्द पर्यायवाची है, उसमें भी आगे पीछे उपसर्ग को प्रत्यय लगा के, अरे बच्चों, हम वास्तव में शब्द आ गया ज्ञान, ए लगा लिया तो अज्ञान हो गया। तत्सम तद्भव की पवन दोबारा से क्लास सुन लेना, उसमें आपको दिक्कत है। देखो, जब पर्टिकुलर किसी शब्द में दिक्कत हो समझ में आए, जब टॉपिक में दिक्कत है तो आपने सुना ही नहीं ना, चीजों को समझा ही नहीं है। और हमने ये कहा था जो 15 कंडीशन है वो 99.2% पे अप्लाई होती है। आप जब 100% पे अप्लाई करोगे तो तद्भव की भी कंडीशन बताई, जो तत्सम की कंडीशन अप्लाई नहीं हुआ, तद्भव की हो रही, तो तद्भव शब्द होगा ना। तो इसीलिए जब किसी 1 या 2 बच्चे को प्रॉब्लम हो तो इसका मतलब यह है कि एक बार दोबारा से उस वीडियो को सुन लेना चाहिए, या दोबारा से जो चीजें मैंने बताई है उनको समझ लेना चाहिए। उसके बाद दिक्कत आती है तो फिर सैटरडे संडे आपका। इसमें देखो बेटे गलती क्या है, इसमें ये 2 शब्द है, एक गुरु होता है और एक होता है उपदेश। क्लियर? गुरु में जो ऊ होता है ये छोटे वाला ऊ होता है, और छोटे ऊ और बड़े ऊ में अंतर क्या होता है, ये जो घुंडी मुड़ी होती है इसमें तो है ये बड़ा ऊ, आपको ये ध्यान रखना है। ये जो घुंडी मुड़ी है, जिसमें नहीं होता है तो वो होता है छोटा ऊ। तो छोटे ऊ और बड़े ऊ की पहचान, ये जो घुंडी मुड़ी हुई है, जैसे मेरा नाम अरुण है तो अरुण में छोटा ही ऊ आएगा, इसलिए क्या कहलाता है, छोटे वाला ऊ। गुरु में भी छोटा आता है, लेकिन प्यारे बच्चों जो रूपक होता है या रूप होता है, इसमें बड़े वाला ऊ आता है, अर्थात ये घुंडी मुड़ी होती है। तो क्योंकि बड़े ऊ की प्यारे बच्चों हम कैसे करते हैं, वही यहाँ पे बड़ा ऊ है, बड़े ऊ की मात्रा ऐसे देते हैं ना, और छोटे ऊ की मात्रा कैसे देते हैं, ऐसे देते हैं। तो जब ये घुंडी मुड़ेगी तो ये क्या कहलाएगा, बड़े वाला ऊ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब दोनों ऊ आधे हैं, इसमें छोटे हैं, इसमें कौन सा ऊ आएगा, छोटा, इसमें कौन सा ऊ आएगा, छोटा, दोनों क्या बनेंगे, बड़े। क्यों बनेंगे, क्योंकि जब 2 अलग अलग शब्द हम लेते हैं तो जो पहले वाला शब्द है उसका लास्ट वाला वर्ण लेते हैं, और जो दूसरे वाला शब्द है उसका पहले वाला वर्ण हम लेते हैं। प्यारे बच्चों, मेरे हाथ की ये 2 उंगली है और मुझे इन दोनों को एक करना है। इनको एक करने के लिए पहले वाला जो शब्द है
प्यारे बच्चों उसका लास्ट वाला और जो बाद वाला है उसका पहले वाला आपस में मिलेगा, तभी ये एक होगा। संधि वाले कॉन्सेप्ट को इस दुनिया के सामने जो लेके आए, वो इसलिए लेके आए कि कुछ पुराने शब्द हम अलग अलग वस्तु, पदार्थ, व्यक्तियों के नाम से हम संबोधित कर रहे थे, उनको प्रयोग कर रहे थे। अब उन पुराने शब्दों को जो ऑलरेडी पहले समाज में प्रचलन में थे, हम प्रयोग कर ही रहे थे, उन शब्दों को प्यारे बच्चों वास्तव में आपस में मिलाकर वर्णों के माध्यम से उनको एक करके हमें नया शब्द बनाना था। उस प्रक्रिया को हम संधि कहते हैं। समाज में गुरु शब्द का भी प्रयोग हो रहा था, उपदेश का भी प्रयोग हो रहा था, अलग अलग सेंस में, अलग अलग अर्थ में। किसी ने दिमाग लगाया कि क्या गुरु और उपदेश दोनों से एक कोई नया शब्द बनाया जा सकता है, और वो जो बनेगा नया शब्द वो किसके द्वारा बनेगा? संधि की प्रक्रिया के द्वारा। तो संधि में यहां से हमने छोटा ऊ लिया, यहां पे भी हमने छोटा ऊ लिया, और ये दोनों ऊ मिलकर प्यारे बच्चों क्या बन गया? बड़ा ऊ। इसलिए ये गलत है और सही क्या होगा प्यारे बच्चों? ये वाला सही होगा। ये बड़ा ऊ जब इसमें आएगा तब ये गुरु उपदेश सही होगा। इसमें छोटे ऊ का प्रयोग है और इसमें बड़े ऊ का प्रयोग है। जब दो ऊ आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएगा? बड़े वाला ऊ बनाएगा। संधि वास्तव में हुई यहां पे है, इसी में संधि हुई है, इस बड़े ऊ पे ही। इसलिए ये गलत है, ये सही है। दुरुपयोग को देखो। दुरुपयोग में प्यारे बच्चों गलती क्या है? यहां पे जो एक दुर है और दूसरा शब्द क्या है? उपयोग। यहां से प्यारे बच्चों हमने क्या लिया? रे, और इधर से हमने क्या लिया? ऊ, और आधा रे को और ऊ को मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा? ये छोटे वाला ऊ, और यहां क्या लगा हुआ है? बड़ा। इसलिए ये गलत है। और प्यारे बच्चों इसका जो सही रूप होगा वो होगा ये वाला। यानी कि दुरुपयोग में ये गलती थी। कौन बताएगा? संधि बताएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। टॉपिक पे आ जाओ प्यारे बच्चों, क्योंकि संधि हम पढ़ रहे हैं, संधि का कहां कहां प्रयोग करना और कौन कौन से टॉपिक डिपेंड है, किस तरह से हमें करना है। ऊपर वाला जो एग्जाम्पल था उसके अंदर दोनों के दोनों क्या थे? स्वर थी। छोटा ऊ और छोटा ऊ क्या बन गया? बड़ा ऊ। ये भी स्वर है और ये भी स्वर है। और जब ये दोनों स्वर हैं तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ये गुरु उपदेश स्वर संधि का उदाहरण है। क्योंकि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहां पर प्यारे बच्चों हमने क्या लिया? इसका कोई अर्थ नहीं होता, और जब अर्थ नहीं होता तो प्यारे बच्चों यहां पर ये जो विसर्ग होता है, इसी विसर्ग का परिवर्तन हम रे में करते हैं। सबसे पहले जो दुरुपयोग बना था वो इस कंडीशन में बना था, दुरु और उपयोग। दू का अर्थ होता है बुरा, इसका कोई अर्थ नहीं है। दू का अर्थ होता है बुरा, उपयोग का मतलब होता है प्रयोग। जो बुरा प्रयोग है, जो गलत प्रयोग है, उसको हम दुरुपयोग बोलते हैं। दुरुपयोग का मीनिंग भी वही है। तो आपको ये बेटे कुछ बच्चों को ना खाज होती है, जैसे पवन को है, 1-2 बच्चे को है, ठीक है, ब्रेन की खाज, ठीक है। और जिनको खाज होती है उनको वो खुजली में करता नहीं, क्योंकि वायरस वैसे ही चल रहा है। तो जब हमने बोल दिया पहले ही आपको, ठीक है, कि ऑलरेडी वे टॉपिक पढ़ा चुके हैं, एक बार वीडियो खोल के देखना, ठीक है। और ब्रेन की खुजली का जो इलाज है ना वो किसी के पास नहीं, मेरे भी पास नहीं है, ठीक है। जो वैसे डाउट्स होते हैं वो तो मैं लेता ही हूँ, साथ के साथ भी लेता हूँ ये भी। अब जब आप खोलो के देखोगे नहीं, ठीक है, तो उस खाज को हम खत्म नहीं कर सकते हैं। हमें वो होने भी चाहिए, 2-4 बच्चे हमें भी चाहिए ऐसे, ताकि हमें भी तो लगे कि पढ़ाना कितना टफ होता है। या लोगों को जरूरी नहीं है हम सब कोई कामयाब बना दे। मेरे से तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, मैं कहाँ कहता हूँ सबका सिलेक्शन होगा। कुछ ऐसे भी होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, वो होंगे, वो विद्वान बनेंगे, लेखक बनेंगे, साहित्यकार बनेंगे। तो क्योंकि विद्वानों की भी तो कमी है ना देश में, तो इसीलिए कुछ बच्चों को मैं छोड़ देता हूं, वो विद्वान बने। जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस ना करके वो पिछले वाले जो चीजें ऑलरेडी जा चुकी है, ठीक है, वो उसमें घुसे रहें, ताकि नए बच्चे जो मेहनत करते हैं, ठीक है, उनको ये काम आ जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि यहां पर वास्तव में जो दुरुपयोग शब्द बना, वो दुरुपयोग शब्द क्या है? इस वाले दू से, क्योंकि ये उपसर्ग है, और ये जो उपसर्ग है इसका प्रत्येक उपसर्ग का कोई ना कोई अर्थ होता है। अगर आपसे कोई पूछने लगे कि दुरुपयोग में कौन सा उपसर्ग है,
तो वो हमें संधि बताएगी। हम डायरेक्ट नहीं, रट्टा नहीं मार सकते, दुरुपयोग में दो आधा है, ठीक है। वहां ऑप्शन में ये भी देगा। दूसरी कंडीशन बनी ये, पहले ये शब्द समाज में प्रयोग हो रहे थे, ये बुरे के अर्थ में प्रयोग होता था, ये उपयोग प्रयोग के अर्थ में प्रयोग होता था। इन दोनों में ये जो विसर्ग है, ये विसर्ग किस में बदल गया? रे में। और रे और ऊ मिल के प्यारे बच्चों क्या बन गया? ऊ। और तब जाके तीसरी कंडीशन में शब्द बना है 200-250 साल बाद जाके। तो आपको यह ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि यहां पर यह उपसर्ग हुआ और संधि भी इसके अंदर विसर्ग संधि हुई। ये स्वर संधि थी, और जबकि आप लोग क्या करके आओगे? व्यंजन संधि, क्योंकि यहां एक रे मिलाया और एक ये मिलाया। बेटे ये रे तो इसके स्थान पे आया ना, क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं, इसका मीनिंग ही नहीं है। जब मीनिंग नहीं है तो बिना मीनिंग के दो अलग अलग, मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर दोनों शब्द का अर्थ होगा तभी वो कोई सार्थक शब्द बना सकता है, और दोनों में से किसी का भी अर्थ नहीं होगा तो उससे कोई सार्थक शब्द नहीं बन सकता है। तो इसका भी अर्थ होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए, तभी इन दोनों से कोई नया शब्द सार्थक बनेगा। इसीलिए आपको यह ध्यान रखना है, यहां एक प्यारे बच्चों विसर्ग आया, ये है विसर्ग का परिवर्तन रे में हुआ, रे और ऊ मिलके प्यारे बच्चों क्या बन गया? रू। इसीलिए इसमें जो वर्तनी आएगी प्यारे बच्चों, ये वाली वर्तनी सही होगी, क्योंकि इसमें बड़ा ऊ है जबकि वहां छोटा ऊ आएगा, क्योंकि उपयोग में छोटे ऊ का प्रयोग किया गया। इसके बाद निसंदेह। अब निसंदेह में कुछ भी पूछ सकता है कि निसंदेह का शाब्दिक अर्थ बताइए, निम्नलिखित में से क्या है? दूसरा आपको यह भी कहे भ्रम है, भ्रांति है, संशय है, ठीक है, जिसमें कोई संदेह ना हो, एनीथिंग, बहुत सारे वो इसके शाब्दिक अर्थ ऑप्शन में दे सकता है। लेकिन पर्टिकुलर किसी एक ही सेंस में हम किसी एक शब्द का प्रयोग करते हैं। अब वो ये भी पूछ सकता है इसमें उपसर्ग बताओ, ये भी पूछ सकता है इसमें संधि बताओ, और ये भी पूछ सकता है ये वर्तनी सही है या गलत। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ये जो बना है ये नी और संदेह इन दोनों को मिला के बना है। जो सही वर्तनी है प्यारे बच्चों, वो सही वर्तनी ये होगी, आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन वो अगर दे देता है 4-5 ऑप्शन, एक तो उसने ये दे दिया, एक ऑप्शन उसने ये दे दिया आपको, और एक ऑप्शन प्यारे बच्चों उसने ये दे दिया, और एक ऑप्शन उसने ये दे दिया, और आप इन चारों में से पूछ रहे हैं राइट आंसर क्या है। प्यारे बच्चों ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, राइट आंसर ये पहला है। वो चारों ये क्वेश्चन आ चुके हैं अलग अलग एग्जामों में। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यहां जो 4 ऑप्शन दिए हैं, जब ऑप्शन में ये नहीं है प्यारे बच्चों तब ऑप्शन का राइट आंसर ये होगा, और जब ऑप्शन में ये भी नहीं है तब वो राइट आंसर ये होगा, क्योंकि हम प्रयोग तीनों का कर रहे हैं। लेकिन ये कभी भी राइट आंसर नहीं हो सकता जब वर्तनी की बात आई। कुछ ऐसे हैं जिनकी हमने मानक वर्तनी तय कर दी, क्योंकि हम मानक भाषा का प्रयोग करते हैं, और जो मानक वर्तनी है वो वही मानी जाएगी जो ओरिजिनल है। हालांकि हमने उसका रूप का प्रयोग अलग कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक शब्द आ गया निरोग और एक शब्द आ गया निरोग, हम प्रयोग इसका कर रहे हैं। लेकिन जब वर्तनी के रूप में पूछा जाएगा, शुद्ध शब्द के रूप में पूछा जाएगा, तो राइट आंसर ये है और ये है गलत। हम प्रयोग इसका कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन उच्चारण यही होता है। ये उच्चारण कर ही नहीं सकते आप, नी पे आप ज्यादा समय ले रहे हो, इसलिए बड़े वाला नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको जब वो पूछेगा कि निरोग में बताइए कि वास्तव में उपसर्ग कौन सा लगा है, और यहां जब वर्तनी ये है लेकिन उपसर्ग भी यही लगा हुआ है, नी मतलब बिना, जो बिना रोग के है वो निरोग हुआ। अब उपसर्ग के आधार पर देखें तो ये होना चाहिए नहीं, लेकिन ये नहीं है, हम बेशक प्रयोग कर रहे हो। वर्तनी ये है और इसमें उपसर्ग जो लगा है वो भी ये है। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि बहुत सारी किताबों में जो आप इन चीजों को पढ़ते हो या अब तक प्रयोग करते रहे हो, साइंटिफिक रूप से उन चीजों को समझना है। अब पूछेगा इसमें संधि बताइए कौन सी है, तो चूंकि इसमें विसर्ग आया है, और जब विसर्ग आया है तो एक तरफ विसर्ग है एक तरफ वर्ण है, और जब विसर्ग के साथ किसी भी स्वर या व्यंजन का मेल होगा या विसर्ग का किसी वर्ण में परिवर्तन होगा, तो प्यारे बच्चों आपको यह ध्यान रखना है वो कहलाती है विसर्ग संधि। क्योंकि यहां पे ये जो विसर्ग बदला ये इस वाले सह में बदल गया। और विसर्ग संधि की ये डेफिनेशन होती है कि जब भी कोई प्यारे बच्चों विसर्ग वर्ण में बदल जाए या कोई वर्ण विसर्ग में बदल जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है वो विसर्ग संधि का एग्जाम्पल बनता है। इसमें यह भी गलत है
ये गलत क्यों है इसको देखो। मैंने तो आपसे शुद्ध और अशुद्ध शब्द पूछा था, आप सबने कोई पहला बता रहा था, कोई दूसरा, जबकि ये सारे ही अशुद्ध थे। एक शब्द होता है पितृ, पितृ मतलब पिता, और दूसरा शब्द क्या होता है ऋण। तो यहां पर एक री ये आया और दूसरे वाला री ये आया, और ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, बड़े वाला री। और जब बड़े वाला री बनेगा तो ये वर्तनी गलत हुई और ये वाली वर्तनी सही हुई। आपको यह ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, क्योंकि जब पितर में से एक री लिया हमने यहां पे संधि करते समय, एक री ये लिया, दोनों री मिलके बड़ा री। छोटे री और बड़े री में ये अंतर है, अगर मैं ये हटा दूं तो ये छोटा री है, और इसमें ये एक और लगा दूं तो ये बड़ा री है, जिसका ऋतु में प्रयोग होता है। सर आपसे मिलने का मौका मिल सकता है, क्योंकि ऑनलाइन आपसे इतना पूछ नहीं सकते। देखो सुबह से शाम तक क्लास होती है, हालांकि वायरस की वजह से जो ऑफलाइन क्लास है वो तो बंद ही हो चुकी है, लेकिन जो ऑनलाइन क्लास है वो बढ़ गई है। और जब बढ़ गई है और ऊपर से खुद मैं सर्विस भी करता हूं तो वहां भी जाना होता है, तो इसीलिए मौके की बात, अगर मुखर्जी नगर में 11 बजे के बाद मेरी क्लास फ्री होती है, करीब करीब आधे घंटे के लिए 11:30 बजे के आसपास मिल सकते हैं अगर मुखर्जी नगर आपको, तो ठीक है। बाकी बात रही डाउट्स वगैरह की, जो भी है वो सैटरडे पूछे जा सकते हैं, संडे को पूछे जा सकते हैं। कैरियर से रिलेटेड कुछ बात करनी है तो आप फोन कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपको यह ध्यान रखना है कि लॉजिकली इन तमाम चीजों को आपको अब पढ़ना है। मेरा मकसद ये नहीं था, मेरा मकसद तो सिर्फ ये था कि जो आप लोग समझ बैठे हो कि हम हिंदी के ज्ञाता हो चुके हैं, अभी हिंदी के ज्ञाता नहीं हुए, क्योंकि हिंदी कंप्लीट नहीं हुई है। क्योंकि संधि, अब आपसे पूछ रहे थे कि इसमें उपसर्ग बताओ तो दिक्कत हो रही थी, और आप में से इसमें से अभिवर्तनी पूछी कौन सी सही थी, सबने बताया जी सर ये सही है, ये गलत, एक एक बता रहे सर ये गलत ही, जबकि ये चारों की चारों, यानी कि एक स्टूडेंट ऐसा नहीं मिला कि जिसने ये कहा हो सर ये चारों गलत है। तो फिर हिंदी कंप्लीट कहां से हुई? इतना जल्दी किसी भी सब्जेक्ट में कमांड हासिल नहीं की जा सकती है। भारतीयों की यह पहचान है कि 2-4 जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो बुध आने लगते हैं, ज्यादा फुदक जाते हैं टाइम से पहले, ठीक है। और जहां डाउट हो जाए तो पर्टिकुलर एक चीज उसमें अटके रहते हैं, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। अरे पैर में कांटा है, हम मानते हैं वो दिक्कत कर रहा है, लेकिन कांटा पैर में चुभ गया तो उसको निकालेंगे, फिर उसके घाव को देखते रहोगे कि आगे भी बढ़ोगे? वो घाव समय के अनुसार भरेगा। कांटा निकालना जरूरी है, लेकिन उसके घाव हो गया और आगे अपना रास्ता तय नहीं कर रहे हो, और उसी घाव को याद कर करके बाद बाद उसको दुख दर्द का अपने आप एहसास कर रहे हो, तो फिर आगे का रास्ता कौन तय करेगा? बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपके डाउट्स थे ऑलरेडी वो पिछली क्लास में हो चुके हैं। 2 बच्चों ने पूछे थे, एक पवन था और एक बच्चा और था, कोई बिन्नी जो भी है, ऑलरेडी वर्णमाला में। गुस्सा तब आता है या कमेंट तब नहीं पढ़े जाते आप लोगों के जब आप पिछली क्लास में होते ही नहीं हो। पिछली क्लास में क्या कराया वो इन तमाम बच्चों को तो पता है जिनको डाउट नहीं है। आप उसका अलग क्वेश्चन था, वो ऑलरेडी क्वेश्चन था जो मैं 4 क्लास पहले करा चुका हूं। बिन्नी जो कह रहा था, अरे पवन जो कह रहा था वो मैं 2 क्लास पहले कराया, वही सारी चीज। और जब क्लास खोल के देखोगे नहीं तो दोबारा फिर वही स्टार्ट करे जो पहले यहां पे हमने शुरू किया था। तो इसीलिए प्यारे बच्चों कि यहां पे हमें जो पढ़नी है संधि, वो सिर्फ संधि के रूप में नहीं पढ़नी है। संधि हमें इसलिए भी पढ़नी है क्योंकि हमें शुद्ध वर्तनी वाला क्वेश्चन वहां पूछते हैं, वो शुद्ध वर्तनी भी पहचाननी है। और संधि इसलिए भी पढ़नी है कि ताकि हमें शब्दों का अर्थ निकालना आ जाए। जब हम शब्दों के टुकड़े करेंगे तो अलग अलग उनकी सेंस होगी, तो शब्द का अर्थ भी पता चलेगा। और संधि हमें इसलिए भी पढ़नी है क्योंकि हमें उपसर्ग और प्रत्यय प्यारे बच्चों हम संधि के आधार पर ही पहचान पाते हैं। तो यहां आपको ध्यान रखना है। देखो इस क्लियर सी बात है, मुझे ज्यादा तो नहीं कहता मैं, ठीक है। और न मैं कभी ये कहता है कि ठोको ताली और कमेंट करो, ये करो। मैं तो ये पूछता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं एफर्ट है वो आप लोगों के काम आ रहा है कि नहीं। क्योंकि मैं सुबह से शाम तक करीब करीब प्यारे बच्चों 10,000 के आसपास बच्चों को मैं पढ़ाता हूं, लाइव और ऑनलाइन हर तरह से मिला के। कुछ लाइव बच्चे होते हैं, ठीक है, उसके बाद कुछ ऑफलाइन बच्चे होते हैं। अब उसमें से 2-4 बच्चे मुझे मिलते हैं ऐसे जिनको वो खुजली रहेगी, और मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना लिया हूं कि 2-4 की खुजली को छोड़ के बाकी 98 तो फोकस करूं ना 100 में से। अगर 98 में से 90 का सिलेक्शन हो रहा है तो मुझे खुशी होगी। मैं 8 का दुख नहीं मनाऊंगा जिनका सिलेक्शन है, उन 90 की खुशी मुझे होगी कि हाँ मैं इतने उन बच्चों के काबिल रहा कि 90 सिलेक्शन ले चुके। अब वो क्योंकि सारी वैकेंसी अगर मेरे पढ़े हुए स्टूडेंट भर देंगे तो फिर बाकी टीचर क्या खाक छानेंगे, प्याज छिलने जाएंगे।
तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, वहां बच्चे का भी एफर्ट काम करता है। तो जब तक आप रेगुलर नहीं रहोगे, एफर्ट नहीं लगाओगे, तो प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, वो चीजें काम नहीं आएगी। क्योंकि पढ़ाई में अपने आप में कंटिन्यूटी मांगती है। जब तक आप टॉपिक में सीक्वेंस में नहीं चलोगे तब तक वो आपका नहीं है। आप रट सकते हो, कुछ समय के लिए चीजों को याद रख सकते हो, लेकिन जिंदगी भर के लिए लॉजिकों को क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा, रेगुलर चलना पड़ेगा। तो आज बात करेंगे संधि के भेदों की। उसी के आधार पे क्वेश्चन भी लिया, संधि के भेद। और संधि के 3 भेद होते हैं। डेफिनेशन कल हो चुकी थी। डेफिनेशन क्या थी? 2 निकटवर्ती वर्णों का मेल क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? 2 निकटवर्ती वर्णों का मेल कहलाता है संधि। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल, योग, सुलह। तो आपको यह ध्यान रखना है, इसमें जो पहला भेद होता है वो होता है स्वर संधि। और स्वर संधि वहां होगी जो 11 स्वर आप पढ़ते हो, 11 स्वर में से किन्हीं 11 स्वर में से कोई 2 स्वर का मेल, योग, स्वर संधि के अंतर्गत होता है। अब वे 11 स्वर कौन से हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं हिंदी के अंदर? ए, आ, ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, बड़िए, औ, औ। ये तो 11 स्वर है बेटे। लेकिन इनके अलावा एक हम संस्कृत में प्रयोग करते हैं 12वां और एक संस्कृत में प्रयोग करते हैं 13वां। 11 किसके अंदर होते हैं? हिंदी के अंदर। 13 किसके अंदर होते हैं? संस्कृत के अंदर। अगर इन 11 या 13 में से प्यारे बच्चों 2 निकटवर्ती वर्णों का मेल करते समय इनमें से कोई 2 आ जाए, कोई भी 2, चाहे वो ए और ए आ जाए, या ए आ जाए, या आ ई आ जाए, या ई और ई आ जाए, या ऊ और ऊ आ जाए, अगर इनमें से कोई भी 2 आपस में मिलते हैं तो वे सारे एग्जाम्पल स्वर संधि के होते हैं। क्योंकि स्वर हम उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, बिना किसी सहायता से किया जाता है। जो स्वतंत्र होते हैं वो स्वर कहलाते हैं। और वे आपके सामने लिखे हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, शब्द आ गया हिमालय। तो हिमालय शब्द जब दिया तो वहां जो क्वेश्चन की वैरायटी है वो अपने आप में 5 अलग अलग तरह की क्वेश्चन की वैरायटी पूछी जाती है। अब एक तो हिमालय दे दिया तो वो पूछ लेगा कि बताइए ये स्वर संधि का उदाहरण है, व्यंजन का है, विसर्ग का है, या इनमें से कोई नहीं। यानी कि ऑप्शन में स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या कोई नहीं ये दे दिया। या फिर वो पूछ लेगा कि ये बताइए जो हिमालय है ये स्वर संधि के किस भेद के अंतर्गत आएगा? दीर्घ के अंदर, वृद्धि के अंदर, गुण के अंदर, या आयादी के अंदर? ये दूसरी वैरायटी। तीसरी क्वेश्चन की वैरायटी ये है, वो 4 शब्द देगा। एक दे दिया उसने विद्यालय, एक दे दिया हिमालय, एक दे दिया भावार्थ, एक दे दिया रमेश, और आपसे पूछ रहा है कौन सा दीर्घ संधि का एग्जाम्पल नहीं है। तो इसका मतलब चारों में से कोई एक दीर्घ संधि का एग्जाम्पल नहीं है। यानी कि संधि देकर शब्द भी दिए जा सकते हैं और शब्दों को देकर संधि के नाम भी दिए जा सकते हैं। वो क्वेश्चन की तीसरी वैरायटी। चौथी क्वेश्चन की वैरायटी है कि इसका संधि विच्छेद बताइए। और संधि विच्छेद का मतलब होता है कि वो जो शब्द अपने सबसे पहले रूप में था उसके वे 2 रूप कौन से थे, अर्थात जो वो शब्द बना वो किन 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, उसको हम संधि विच्छेद कहते हैं। ये चौथी वैरायटी है क्वेश्चन की। और 5वीं लास्ट जो वैरायटी जो आजकल पूछी जा रही है, 4 शब्द देगा और 4 शब्द दे के कहेगा कि कौन सा उदाहरण संधि व समास दोनों का है, या कौन सा उदाहरण संधि और समास दोनों का नहीं है।
दोबारा से 5 क्वेश्चन की वैरायटी को समझने की कोशिश करो प्यारे बच्चों। मान के चलो वहां शब्द दे दिया उसने भावार्थ, और आपसे पूछ रहा है भावार्थ बताइए क्या है। स्वर संधि है, दूसरा व्यंजन संधि है, तीसरा विसर्ग संधि का उदाहरण है, या फोर्थ इनमें से कोई नहीं है। इसके बाद फिर वो भावार्थ ही देगा और भावार्थ दे के पूछ लेगा कि बताइए ये दीर्घ संधि है, ये यण है, या ये गुण संधि का उदाहरण है, या प्यारे बच्चों ये अयादि संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो वो ये भावार्थ दे के फिर संधि के भेदों में से दे देगा। या फिर वो क्या देगा कि इसके बाद जो क्वेश्चन की वैरायटी दी, मान के चलो उसने भावार्थ शब्द दे दिया और भावार्थ शब्द दे के वो पूछेगा कि इस भावार्थ शब्द का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। भाव एक दे दिया ये, दूसरा दे दिया प्यारे बच्चों ये, तीसरा दे दिया भाव प्लस अर्थ, और फोर्थ दे दिया उसने भाव प्लस वार्थ, यानी कि एक ये। इसके बाद वो फिर कहेगा ये वैरायटी कि निम्नलिखित में से दीर्घ संधि का उदाहरण बताइए कौन सा होगा। एक शब्द दे दिया उसने दयानंद, दूसरा दे दिया यद्यपि, तीसरा दे दिया अध्यादेश, इसके बाद फोर्थ दे दिया परोपकार। आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से दीर्घ संधि का एग्जाम्पल बताइए कौन सा है। तो ये कौन सी वैरायटी है आपकी? चौथी वैरायटी। एक वैरायटी आपके सामने ये है, दूसरी वैरायटी ये है, तीसरी वैरायटी ये है, चौथी क्वेश्चन की वैरायटी ये है। या फिर वो पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से बताइए जो 4 शब्द दिए हैं कौन सा शब्द ऐसा है जो केवल और केवल संधि का एग्जाम्पल है, समास का नहीं है। कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें संधि व समास दोनों है, कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें संधि व समास दोनों नहीं है। ये 5 तरह के संधि से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन संधि वाले टॉपिक पर आने वाले 6 टॉपिक डिपेंड है। शुद्ध वर्तनी भी, उपसर्ग प्रत्यय भी, प्यारे बच्चों शब्द का अर्थ भी, पर्यायवाची और विलोम शब्द भी। क्योंकि जैसे पंकज शब्द आ गया, अगर हम मान के चलो या हमें यहाँ पे ये पता है कि जो पंकज शब्द है वो 2 शब्दों को मिलके बनता है। एक है पंक, दूसरा है जय। जय का मतलब होता है जन्म लेना, पंक का अर्थ होता है कीचड़। जो कीचड़ में जन्म लेता है वो कहलाता है पंकज, और कीचड़ में जन्म कौन लेता है? कमल। इसलिए पंकज किसका पर्यायवाची हुआ? कमल का पर्यायवाची। तो पता चल गया ना संधि के आधार पे क्या है। जय कमल, जन्म लेना, पंख का कीचड़। तो ऐसे ही करना है, हिंदी में रट्टा नहीं मारना है बेटे आपको। तो ये थी आपकी क्वेश्चन की वैरायटी। अब ये जो लिखा हुआ है इसी को देखो। अब जैसे अभी अजय पूछ रहा था, मैंने कमेंट पढ़ लिया लेकिन आंसर नहीं दिया, क्योंकि जो आप पूछ रहे हो जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अगर डाउट बच गया तो इसका मतलब है कि टीचर कंप्लीट नहीं है, फिर टीचर बदलने में फायदा है। और टॉपिक पढ़ा नहीं, उससे पहले डाउट आ रहे हैं। जैसे 3 के आए थे अभी, एक अजय ने भी डाउट दिया, सर ए और जय इसमें सर कौन सी संधि होगी, ये सही है। ये जरूरी नहीं है बेटे कि दुनिया के जितने भी शब्द हैं उन सब में संधि हो। दुनिया में कई करोड़ शब्द ऐसे हैं जिनमें कोई संधि नहीं। संधि वहां होती है जहां 2 पुराने शब्दों के 2 निकटवर्ती वर्णों को मिलाकर नया शब्द बनाती। तो ये जरूरी नहीं है कि अजय में संधि होगी या अरुण में संधि होगी। जब टुकड़े करेंगे तो कोई अर्थ नहीं होगा, और जब अर्थ नहीं होगा तो संधि नहीं होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि एक तो ये जो भावार्थ हैं इसमें से वो बताना है कि वास्तव में संधि विच्छेद कौन सा होगा। जो आपने पढ़ा है, लिखा है, देखा है, सुना है, थोड़ा लॉजिकली समझना चीजों को। क्योंकि आप एक टॉपिक नहीं पढ़ रहे हो, आप एक साथ 6 टॉपिक पढ़ रहे हो, और ये आप तमाम बार पढ़ चुके हो। लेकिन पहली बार अगर मैंने जैसे अभी एक क्वेश्चन लिया था और वो क्वेश्चन ऐसा था जिसमें 1000 बार वे शब्द आप पढ़ चुके थे, गुरुपदेश भी, दुरुपयोग भी, निसंदेह भी और पितृण भी, लेकिन किसी भी एक बच्चे ने राइट आंसर नहीं दिया। और लेकिन जब आप संधि वाला टॉपिक कंप्लीट कर लोगे तो ऑटोमेटिक सारी चीजें हैं, मुझे पता है ना किसको क्या आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहां बेटे आपको रट्टा नहीं मारना है कि हमने तो किताब में पढ़ा था भाव और अर्थ ही इसका संधि विच्छेद है। आपको ये देखना है ये क्यों नहीं है, और ये 2 ये बाकी क्यों नहीं होंगे, तीसरा ही क्यों होगा।
जब तक उसका लॉजिक नहीं पता तब तक प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। और आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी कोई नया शब्द बनता है पुराने शब्दों से तो उनका दोनों का अर्थ होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि मियाँ और बीवी दोनों अगर ठीक होंगे तो बच्चे पैदा कर पाएंगे, और दोनों में एक में भी प्रॉब्लम होगी तो बच्चे पैदा नहीं होते। यहां पर इसका भाव का तो अर्थ है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं, और जब इसका अर्थ नहीं है तो ये कभी संधि विच्छेद बन ही नहीं सकता किसी शब्द का, क्योंकि अर्थवान शब्दों से ही अर्थवान शब्द बनते हैं प्यारे बच्चों। और जब ये आपने ना तो पढ़ा है, ना लिखा है, ना सुना है, ना देखा है, और जितने भी सार्थक शब्द होते हैं अर्थात अर्थ वाले शब्द होते हैं, या तो लाइफ में आपने कभी उसको पढ़ा है, सुना है, लिखा है, देखा है, और जिसको आज तक आपने ना तो लिखा है, ना पढ़ा है, ना सुना है, ना देखा है, समझ लो वो सार्थक शब्द नहीं होता, उसका कोई अर्थ नहीं होता, और उनसे कभी कोई नया शब्द भी नहीं बन सकता। तो इसीलिए यहां आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो है भाव का तो अर्थ है, भाव आपने पढ़ा भी है, सुना भी है, लिखा भी, देखा भी है, लेकिन ये नहीं कि आपने देखा, इसका कोई अर्थ ही नहीं होता। और जब इसका अर्थ नहीं होता तो ये संधि विच्छेद भी नहीं होगा। अब दूसरा, भावा और अर्थ, इसमें से दोनों में से आपने कुछ भी ना तो पढ़ा है, ना सुना है, ना लिखा है, ना देखा है। और जब सुना, पढ़ा, लिखा, देखा नहीं है तो दोनों में से किसी का अर्थ नहीं है। जब दोनों का अर्थ नहीं है तो इससे ये बच्चा पैदा नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहां पर ये आपने पढ़ा भी है, सुना भी है, लिखा भी है, देखा है, इसीलिए इसका सही संधि विच्छेद भाव और अर्थ हुआ प्यारे बच्चों। तो राइट आंसर क्या हुआ? तीसरा। क्यों? क्योंकि आप इसको लिखते भी हो, पढ़ते भी हो, सुनते भी हो, देखते हो, क्योंकि आप सार्थक शब्दों को ही पढ़ते हो, सार्थक को ही लिखते हो, सार्थक को ही देखते हो, इसलिए सार्थक शब्दों से ही सार्थक शब्द बनता है। भाव और अर्थ को मिलाकर ही भावार्थ बना है। यहां भा का कोई अर्थ नहीं है, वार्थ का तो है, वार्थ मतलब सारथी होता है, लेकिन आप भा का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए यह भी इसका संधि विच्छेद नहीं हुआ। तो अभी प्यारे बच्चों जब अजय ने ए और जय करके अपना संधि किया, अगर दोनों का मीनिंग तो है तो संधि होगा, और दोनों का मीनिंग नहीं है तो संधि नहीं होगी। दोनों में वर्णों का आपस में मिलान होगा तो संधि होगी, और वर्णों का मेल नहीं हो रहा तो संधि कहां से हो जाएगी? क्योंकि डेफिनेशन क्या है? दो वर्णों, निकटवर्ती वर्णों का मेल। और जब वर्ण आपस में नहीं मिले तो प्यारे बच्चों संधि नहीं होगी। तो आपको यह ध्यान रखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये चीजें आप समझ गए हो तो दूसरी चीजों को समझने की कोशिश करो। मेरा नाम अरुण है, अगर मैं इसके टुकड़े करूं, एक तो अरु और दूसरा ये, तीसरा ए और ऋण, दूसरा, तीसरा, कोई नहीं, इसका आंसर दीजिए प्यारे बच्चों, इसका आंसर दीजिए। अरुण शब्द है, संधि विच्छेद कर दिया। अब कौन सा संधि विच्छेद होगा? अरु का मतलब पेड़ होता है, नया का अर्थ कुछ नहीं होता। जब कुछ नहीं होता तो दोनों का अर्थ नहीं है तो संधि नहीं होगी। यहां पे ए का प्यारे बच्चों अर्थ उपसर्ग के रूप में होता है, जैसे अजान, अनजान के रूप में। यहां ऋण जो शब्द होता है वो रोगी के अर्थ में होता है, लेकिन अरुण का अर्थ तो रोगी नहीं होता। दोनों शब्द का अर्थ भी वही होना चाहिए जो ऊपर वाले का है। अरुण का अर्थ होता है लाल, अरुण का अर्थ होता है सिंदूर, अरुण का अर्थ होता है क्रांति, अरुण का अर्थ होता है लालिमा, अरुण का अर्थ होता है सूर्य की किरण। अब जब यहां पे ऋण रोगी है, यहां अरुण तो रोगी नहीं है, वो तो सेंस नहीं दे रहा है। इसलिए यहां प्यारे बच्चों दोनों का, इसका भी अर्थ था, इसका भी अर्थ था, लेकिन इससे जो दोनों से अर्थ निकल रहा था वो ऊपर वाले का अर्थ नहीं था, इसीलिए यह भी संधि नहीं होगा। या अर और उण, या दोनों में से किसी का भी अर्थ नहीं है, इसलिए इससे भी वो ऊपर वाला शब्द नहीं बना। और इसका राइट आंसर क्या हुआ प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर हुआ कोई नहीं। दिक्कत यह है आप लोगों के सामने कि अब तक जब संधि हमने नहीं पढ़ाई तब तक आप संधि में बहुत कुछ जानते थे, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा पता चलेगा आप संधि में कुछ भी नहीं जानते थे। जो भी था सारा रट्टा मारा हुआ था, रटी हुई चीजें थी। और मैं ये कह रहा हूं कि जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक संधि को आप मानते हो, हिंदी का मेरे लिए सबसे आसान टॉपिक अगर कुछ है तो वो संधि है।
और बिना संधि के उन तमाम टॉपिक को आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि यहां जब इसका भी मीनिंग नहीं है, इसका भी मीनिंग नहीं है, इसका भी मीनिंग नहीं है, तो इन तीनों से ये शब्द नहीं बना। तो राइट आंसर क्या हुआ? कोई नहीं, क्योंकि अरुण में प्यारे बच्चों कोई संधि नहीं है, अरुण किन्हीं दो शब्दों से मिलकर नहीं बना। लेकिन अगर मैं यहां पर ये कर दूं, इसमें कोई दूसरा शब्द जोड़ दूं अरुण में, मैंने यहां पे एक दूसरा शब्द जोड़ दिया अरुणोदय। अब आपको यह बताना है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। एक मैंने अरुण लिया, एक ले लिया दे, दूसरा मैंने प्यारे बच्चों एक अरुण ले लिया, उसके बाद लिया मैंने उदय, इसके बाद एक मैंने अरु शब्द ले लिया और एक ले दिया नोदय, और इसके बाद में एक मैंने प्यारे बच्चों अरुण और एक लिया मैंने उदय। राइट आंसर क्या होगा? तो यानी कि आप ये देखोगे यहां अरुण का तो अर्थ है, लेकिन अर्थ इसका भी होना चाहिए, अकेले इससे बच्चा पैदा नहीं हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पे जो अरुण शब्द है, दे का कोई मीनिंग नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर नहीं हो सकता। यहां पर ये अरु है पेड़, लेकिन नोडे का कोई अर्थ नहीं है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। यहां पर ये अरुण का अर्थ है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। अब यहां अरुण का भी उदय, उदय का मतलब होता है उगना, और अरुण का अर्थ होता है सूर्य। तो आपको अजय आप अरुण भी गलत ही लिख रहे हो, अरुण में छोटा हुआ आता है बेटे। तो आपको यह ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि यहां पर जो ये अरुण और उदय, अरुण का मतलब सूर्य, उदय का मतलब उगना, तो सूर्य का उगना क्या कहलाया? अरुणोदय। ये इसका संधि विच्छेद हो गया। तो आपको दो चीजें समझ में आई कि दुनिया के सभी शब्दों में संधि नहीं हो सकती है, केवल उन शब्दों में संधि है जिनके टुकड़े करने पर, जिनको अलग करने पर दोनों शब्द का मीनिंग होता हो, उन्हीं से ही संधि बनेगी। और संधि विच्छेद वो ही माना जाएगा जब उनके हम दो अलग टुकड़े करते हैं किसी शब्द के। जैसे अरुणोदय के दो टुकड़े किए, दोनों को आपने पढ़ा है, सुना है, लिखा है, देखा है। जब पढ़ा है, लिखा है, सुना है, देखा है, तो इसका मतलब वो सार्थक शब्द है, उसका कोई ना कोई अर्थ है, और अर्थवान शब्दों से ही अर्थ वाला शब्द बनता है। बार बार कह रहा हूं, सीधा सा फंडा है आप लोगों को समझाने के लिए। मियाँ बीवी दोनों ठीक हैं तो बच्चे पैदा होते हैं, और दोनों में से किसी में एक में भी गड़बड़ है तो उनसे बच्चे पैदा नहीं होते, उनसे नए शब्द का जन्म नहीं होता है। तो इसलिए जो पुराने शब्दों का मीनिंग रहा होगा उन्हीं से नए शब्द का आएगा। ये दो अलग अलग सेंस में प्रयोग हो रहे थे। सूर्य के अर्थ में अरुण का प्रयोग हो रहा था, उगने के अर्थ में उदय का प्रयोग हो रहा था। किसी भाषा वैज्ञानिक व्याकरण शास्त्री ने सोचा क्यों ना इन दो अलग प्रयोग होने वाले, अलग सेंस में प्रयोग होने वाले शब्दों को आपस में जोड़ के इनसे नया शब्द बना ले। तो ये जो समाज में ऑलरेडी पहले से पड़े हुए थे, इन दोनों को उठाया, संधि की और एक नया शब्द बना दिया अरुणोदय। तो ये तो था संधि विच्छेद वाला जो प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन था आपका कि किस तरह से आप इनमें पहचानोगे कि ये स्वर संधि का उदाहरण है या किसका है। तो हालांकि पहले क्वेश्चन की सिर्फ वेराइटी जानो। भावार्थ शब्द में स्वर संधि है, व्यंजन है, विसर्ग है या कोई नहीं है, तो कैसे बताओगे प्यारे बच्चों? एक शब्द भाव है, दूसरा क्या है? अर्थ है। क्लियर? इसमें से क्या आएगा? है, इधर से क्या आएगा? है, दोनों मिलके क्या बनेगा? जब दोनों स्वर है, इनमें से आ गए ना 11 में से, जब 11 में से कोई दो आ गए तो भावार्थ किसका उदाहरण हुआ? स्वर संधि का। अगर यहां दोनों में से कोई एक व्यंजन होता या दोनों में से दोनों व्यंजन होते तो यह व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाता। अगर यहां कोई विसर्ग होता तो यह विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाता। तो भावार्थ में कौन सी संधि हुई, कैसे बताओगे? ए और आ दोनों मिले आ बना। और जहां दो एक जैसे वर्ण मिलते हैं, कल थोड़ा शॉर्ट ट्रिक बताई थी दीर्घ संधि की, जहां दो एक जैसे वर्ण आपस में मिलते हो, इनमें से कोई भी दो एक जैसे, एक जैसे का मतलब ये, एक जैसे का मतलब ये, एक जैसे का मतलब ये, जहां दो एक जैसे वर्ण मिलते हो वो क्या कहलाते हैं? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में सजातीय अर्थात एक जैसे वर्णों का मेल होता है। तो भावार्थ में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, क्योंकि ए और ए को मिला के बनता है और दोनों हैं एक जैसे, इसलिए क्या कहलाएगा? और फिर यहां पूछ रहा है कि दीर्घ संधि बताइए किस शब्द के अंदर है, तो करके देख लेते हैं प्यारे बच्चों। उसमें एक शब्द क्या दिया है? दयानंद।
तो जब दयानंद दिया है तो दयानंद को ऐसी जगह से तोड़ो जहां इसका मीनिंग हो जाए, जहां इसका अर्थ हो, अर्थात दोनों सार्थक शब्द बन जाए। तो एक तो शब्द है दया और दूसरा शब्द है आनंद। अब मान के चलो मैं इसके 4 अलग अलग टुकड़े भी कर देता हूं। तो प्यारे बच्चों यहां पर हमने एक तो ऑप्शन ये कर दिया, दूसरा कर दिया हमने दया और नंद, तीसरा कर दिया प्यारे बच्चों हमने दया और आनंद, और फोर्थ कर दिया दया प्लस अब इन चारों में से किस में हो सकती है? तो यहां दोनों शब्दों का मीनिंग हो, दोनों शब्द आपने पढ़े हो, लिखे, सुने हो, देखे हो, तो आपको यह ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि यहां पर दया और यानंद आया है। तो ये जो यानंद है आपको यह ध्यान रखना है इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसके बाद ये जो शब्द है दया, इसका भी इधर कोई मीनिंग नहीं है, इससे भी ये संधि नहीं होगी। यहां दया और नंद, तो यहां पे दया और नंद से भी ये शब्द नहीं बना है, क्योंकि जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो वर्णों का मेल तो होगा, यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे वर्णों का मेल होगा। इधर आ आएगा, इधर आएगा, दोनों मिलके क्या बन जाएगा? आ। इसीलिए राइट आंसर क्या हुआ? फर्स्ट। तो यहां दयानंद में केवल वही इसका संधि विच्छेद कहलाएगा जो ऑलरेडी आपने पहले से पढ़े हो, सुने हो, लिखे हो और देखे हो, और जिनका मीनिंग वही हो जो ऊपर वाले शब्द का हो। इसीलिए यहां दयानंद में आ और आ दोनों में आया है, और वो यही पूछ रहा है कि वास्तव में इसमें बताइए दीर्घ संधि किसमें है। और आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, जब यहां से भी आपने क्या लिया है? आ लिया, यहां से भी इसने क्या लिया? आ लिया, और दोनों को मिलाया तो क्या बनेगा? आ बनेगा। तो इसीलिए यहां जब दो सजातीय वर्ण एक जैसे वर्ण आपस में मिल रहे हैं तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? दीर्घ संधि, क्योंकि बाकी दीर्घ संधि के एग्जाम्पल नहीं है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर ये जो क्वेश्चन की वेराइटी है, इन पांचों वेराइटी को ध्यान में रख के ही हमें तमाम क्वेश्चनों को यहां पर समझना है। इसके बाद जो हम स्वर संधि पढ़ा रहे हैं, तो स्वर संधि में प्यारे बच्चों इन 11 में से कोई भी दो वर्ण जब आपस में मिलेंगे तो वे सारे एग्जाम्पल क्या कहलाएंगे? स्वर संधि। तो स्वर संधि के लिए जब भी हम वर्ण निकालते हैं तो वो दोनों के दोनों स्वर होने चाहिए, अर्थात इन 11 में से या इन 13 में से वे कोई दो होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे शब्द लिया दीपावली, और अब हम ये कह रहे हैं दीपावली शब्द लेके कि बताइए ये दीर्घ संधि है, व्यंजन है, या फिर विसर्ग संधि है। तो पहले आप इसको ऐसी जगह से तोड़ो जहां इसका प्यारे बच्चों कोई मीनिंग हो। जैसे एक शब्द आ गया इसमें दीप, और दूसरा शब्द आ गया आवली। दीप का मतलब होता है दिया, आवली का मतलब होता है पंक्ति। हम कोई और संज्ञा दीप और वली करेंगे तो उससे भी अर्थ नहीं बनेगा, दीप और वली करेंगे तो उससे भी अर्थ नहीं बनेगा। तो दीप का मतलब दिया, आवली का मतलब पंक्ति, जो दिए की पंक्ति है वो क्या कहलाई? दीपावली। और यहां से हम क्या लेंगे? ए, और इधर से हम क्या लेंगे? आ। आपको ये ध्यान रखना है, ये दोनों के दोनों मिला के क्या बन गया? आ। तो हम कैसे पता करेंगे दीपावली में स्वर संधि है? क्योंकि इन 11 में से कोई दो होने चाहिए, और 11 में से चूंकि ये पहले दो आ गए, इसीलिए दीपावली जो शब्द है प्यारे बच्चों वो किसका एग्जाम्पल बना? स्वर संधि का। इसके बाद शब्द लिया हिमालय, ऐसी जगह से अलग करेंगे जहां पे मीनिंग हो। पहले तो सबसे पहले हमें यह देखना होता है, जैसे हमने यहां पे ले लिया, एक हिम लिया, एक ले लिया, या दूसरा हमने एक टुकड़ा किए तो एक हिमा ले लिया, दूसरा ले किया, या तीसरा टुकड़ा हमने इसका किया प्यारे बच्चों, एक हिम लिया और एक लिया हमने आल्य, और इसके बाद में एक फोर्थ हमने टुकड़ा किया इसका, एक हिम लिया और एक ले लिया हमने आल्य। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर वो होगा जो आपने पढ़ा है, लिखा है, सुना है, देखा है। और जब जो चीज इसमें से आपने पढ़ी है, लिखी है, सुनी है, देखी है, तो वही उसका संधि विच्छेद कहलाएगा। क्योंकि यहाँ हिम का अर्थ होता है लेकिन लय का कोई अर्थ नहीं, लय का मतलब ताल होता है, हिमालय का अर्थ तो ताल नहीं होता। इसके बाद यहाँ हीमा और लय, ना यहाँ हीमा का अर्थ है ना प्यारे बच्चों लय का अर्थ है, तो ये भी संधि विच्छेद नहीं होगा। तो आपने हिम और आल्य इन दोनों को पढ़ा लिखा सुना है, ये होगा क्योंकि ये वाला आधा मैं है,
ये भी इसका सही संधि विच्छेद नहीं हो सकता। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि यहां पर जो हिम है ये वास्तव में आधे में के साथ नहीं होता है, बर्फ जो अर्थ होता है वो इसका होता है, इसलिए इसका जो सही संधि विच्छेद है वो कौन सा हुआ, तीसरा। लेकिन हमें पूछना है कि हिमालय के अंदर स्वर संधि या व्यंजन है या विसर्ग है तो कैसे करेंगे। तो प्यारे बच्चों पहले लास्ट वाला जो वर्ण है मैं, और मैं में साउंड किसकी आ रही है, ए की, तो पहले लास्ट वाले वर्ण का अंतिम वर्ण हम लेते हैं। तो मैं एक व्यंजन है और किसी भी व्यंजन में कोई ना कोई स्वर छिपा होता है, तो मैं में कौन छिपा हुआ है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ए, और इधर से हम क्या करते हैं, सेम लेते हैं, तो ए और आ दोनों आए, और जब दोनों के दोनों स्वर है तो हिमालय में कौन सी संधि हुई प्यारे बच्चों, हिमालय के अंदर हुई स्वर संधि। ऐसे ही हमने शब्द लिया विद्यार्थी, तो विद्यार्थी को ऐसी जगह से अलग करना है जहां दोनों का मीनिंग हो, और फिर उनके दो वर्ण आपस में मिलाओगे और ये देखोगे क्या वो दोनों इन 11 में से कोई दो है। अगर इन 11 में से दो है तो वो क्या कहलाएगा, एक शब्द आ गया विद्या और दूसरा आ गया जो विद्या को ग्रहण करने वाला है वो क्या कहलाया, विद्यार्थी। यहां से आया आ, यहां से आया ए, और इसका मतलब ये क्या हुआ है, दोनों के दोनों स्वर। और जब ये दोनों के दोनों स्वर हैं तो प्यारे बच्चों किसका उदाहरण हो गया, स्वर संधि का। तो ये तो सारे एग्जाम्पल किसके थे, इन दोनों के एग्जाम्पल थे। कहीं पहले ये आ रहा था बाद में ये, कहीं पहले ये आ रहा था बाद में ये, जैसे इसमें है, और कहीं प्यारे बच्चों ये दोनों ही आधे आ रहे थे, और कहीं दोनों ही, जैसे हम विद्यालय अगर ले लेंगे तो वहां प्यारे बच्चों क्या होगा, विद्यालय। तो यहां पर विद्या शब्द आया है और दूसरा शब्द क्या आया है, आल्य। यहां से क्या लेंगे, आ, इधर से क्या लिया हमने, आ, तो यहां जरूरी नहीं है, या कोई भी, दोनों छोटे भी आ सकते हैं, दोनों बड़े भी आ सकते हैं, एक छोटा एक बड़ा भी आ सकता है, एक बड़ा एक छोटा भी आ सकता है। तो आपको यह ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, कंडीशन चाहे ये हो चाहे कंडीशन ये हो चाहे कंडीशन ये हो, जब भी दो एक जैसे वर्ण आपस में मिलते हैं वो सारे दीर्घ संधि के एग्जाम्पल भी कहलाते हैं। स्वर संधि का एक भेद होता है दीर्घ संधि। ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिए इन सब में एक समान एक जैसे वर्ण आपस में मिल रहे थे, और जब एक जैसे वर्ण मिल रहे थे तो ये सारे एग्जाम्पल दीर्घ संधि के भी है, और दीर्घ संधि किसके अंदर आती है, स्वर संधि के। और जब वो ऑप्शन में दे स्वर संधि व्यंजन विसर्ग तो आपका आंसर होगा स्वर संधि, और जब वो ऑप्शन में दे दीर्घ गुण यण और वृद्धि तो ये सारे आंसर किसके होंगे, दीर्घ संधि के। तो सबसे पहले क्या करना होता है, दिए गए शब्द को ऐसी जगह से तोड़ना होता है जहां उसका मीनिंग हो, और फिर जब उसका मीनिंग के दो टुकड़े आप कर लेते हो तो फिर निकटवर्ती दो वर्णों का मेल करते हो। निकटवर्ती दो वर्णों के मेल में आपको यह देखना होता है कि पहले आप लास्ट वाला लोगे। प्यारे बच्चों ये यहाँ पे आधा दे, ये और यह में भी क्या लगा हुआ है, आ। जब हम या का बोल रहे हैं साउंड तो लास्ट में उच्चारण किसका कर रहे हैं, आ का। तो जब हमें पता ना चले कि यहां वास्तव में क्या आएगा, या आएगा या दे आएगा या आ आएगा या ए आएगा, तो आप पर्टिकुलर लास्ट वाले वर्ण का उच्चारण करो, और उच्चारण के दौरान जो लास्ट में साउंड बचती है उस साउंड को आप यहाँ पे लिख लो, और जो बाद वाला जो शब्द होता है उसका पहले वाला वर्ण आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पे इन दोनों को मिलाओगे तो प्यारे बच्चों इस दोनों को मिलाओगे तो भी आ ही बनेगा, इन दोनों को मिलाओगे तो भी आई बनेगा, इन दोनों को मिलाओगे तो भी आई बनेगा, और इन दोनों को मिलाओगे तो भी आई बनेगा। अर्थात जहां दो वर्णों को मिलाने पर यह आ बनता है वो सारे एग्जाम्पल दीर्घ संधि अर्थात स्वर संधि के होते हैं। इसके बाद दूसरे एग्जाम्पल देखो आप, क्योंकि अपने आप में हमें प्यारे बच्चों वर्तनी को भी देखना है, कौन सी वर्तनी है, कौन सा शब्द कैसे बनता है उसको भी हमें देखना होता है। जैसे हमारा शब्द आ गया प्यारे बच्चों, एक शब्द तो है हमारा रविंदर, दूसरा शब्द है हमारा कविंदर, तीसरा शब्द है हमारा भानुदय, और चौथा शब्द है प्यारे बच्चों हमारा वधू उत्सव। अब आपको यह बताना है इन चारों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्यों, और उसमें कौन सी संधि होगी। तो आपको यह ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, यहां ये चार शब्द लिखे हैं और चार शब्द लिखने पे ही आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द
सही वर्तनी के रूप में लिखा है, कौन सा शब्द गलत वर्तनी के रूप में लिखा है, उसका लॉजिक क्या है, संधि वाले क्वेश्चन पे हम बाद में जाएंगे। क्योंकि आप जो किताबों में पढ़ते हो, जो किताबों में देखते हो, उसी को आप सही मान लेते हो, और किताबों में जो वास्तव में प्रिंट होता है, तो वो 10th 12th का कोई स्टूडेंट जिसने टाइपिंग की है और वास्तव में इसमें कह रहे 3 सही, बेटे आप तो कभी जिंदगी में किसी क्वेश्चन का आंसर राइट दे ही नहीं सकते, ये तो तय है, ठीक है, ये तो सच्चाई है, ठीक है। आपने कहा ना 3, अब देख लेना इसमें क्या, आप दे नहीं सकते, क्योंकि आप तो विद्वान लेखक, आपको खुजली रहेगी जब तक पानी नहीं पियोगे। इसलिए आपके लिए अच्छा यही है कि आज की क्लास बंद करके चुपचाप आराम से रेस्ट करो, ठीक है, 1-2 घंटा सो जाओ, ठीक है। क्योंकि रीजन क्या है ना, कि जब तक लॉजिक नहीं जानेंगे, सर इसमें ये सही है, तीसरा सही है, ये सही है। और मैं ये कह रहा हूं कि ऑफलाइन क्लास होती है तो मैं मजाक में पैसे रख देता हूं कि जो भी इस क्वेश्चन का आंसर देगा 500 रुपया मिलेंगे, और आज तक तो 500 रुपये लिए नहीं, क्योंकि हर क्वेश्चन में लॉजिक था, तभी तो हमने रखा है। तो नवदीप, कमल, हिमांशु, रोहित, सौरभ जी, सभी को नमस्कार। क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सी वर्तनी, वर्तनी मतलब शुद्ध शब्द या अशुद्ध शब्द, कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने के बाद में दूसरों को पढ़ाने लगते हैं या कॉपी करने की कोशिश करते हैं। बेटे जो चीजें 12 साल पढ़ने के बाद और 12 साल पढ़ाने के बाद मैं तब सीख पाया, उसको आप प्यारे बच्चों 1.5 महीने में कैसे कर लोगे? स्किल थोड़े ही आ जाएंगे, वो नॉलेज थोड़े ही आ जाएंगे। जब बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे तब घूम जाए। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जब चीजें यहां से करके और कहीं दूसरी जगह पढ़ाने लगते हैं और वही सारी चीजें टेपने लगते हैं, वही सारे एग्जाम्पल देने लगते हैं। और जब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर हवा टाइट, फिर मेरे पास फोन करते हैं, सर उसका बताना एक बार कैसे होगा ये भी। बेटे आप ये देखो, किसी टीचर की नकल नहीं की जा सकती है, ठीक है। जो चीज ऑलरेडी 12-13 साल कंटिन्यू में पढ़ा हूं और फिर कंटिन्यू 12-13 साल में पढ़ाया हूं लोगों के बीच में जाके, और जब जाके 24 साल में या ये कहो कि 10-12 साल में जाके अनुभव होने के बाद मैं इस लेवल को लेके आया, तो आप उसको 1.5 महीने में कैसे हासिल कर लोगे? तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि यहां ये चारों के चारों शब्द गलत हैं, 3 सही नहीं है, चारों के चारों शब्द गलत है। वो गलत कैसे हो देखो प्यारे बच्चों, एक शब्द क्या होता है हमारा रवि और दूसरा शब्द क्या होता है इंद्र। जब रवि और इंद्र होता है तो इसमें से हम क्या लेंगे? छोटे वाला ही, क्योंकि यहां मात्रा है और मात्रा हमेशा बाद में बोली जाती है और बाद में ही लिखी जाती है। मैंने कहा ना कोई भी राइट आंसर दे ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको यह ध्यान रखना है कि वहां पर इसमें आया ई और इधर से क्या आया? ई आया। आपको यह ध्यान रखना है ये दोनों ई को जब हम मिलाएंगे प्यारे बच्चों तो बड़े वाला ई बनेगा, और जब दोनों ई को मिलाएंगे बड़े वाला ई बनेगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर ई आया, इधर भी ई आया, तो बड़ा ई बन गया। यहां मात्रा कौन सी दी है? छोटी। इसीलिए रविंदर ये सही ना होकर प्यारे बच्चों ये वाला रविंदर सही है, क्योंकि रवि में जो ई है उस जो मात्रा हम वहां काउंट कर रहे हैं दोनों ही की, वो बड़े ई का रूप ले लेगी, तो ये वाली वर्तनी है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब भी आप गलत हो, अब कह रहे हैं सर चारों गलत है, अब भी आप गलत हो, ठीक है। आप कैसे भी सही नहीं हो सकते क्योंकि लॉजिक ही नहीं पता, रट्टा मारा हुआ है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, चूंकि ये 2 ई आपस में मिले हैं, और मैं बार बार कह रहा हूं कि जहां 2 स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं तो वो किसके एग्जाम्पल होते हैं? स्वर संधि के। एक तो क्वेश्चन हमारा ये हुआ कि रविंद्र के जो सही संधि विच्छेद है वो रवि और इंद्र है। दूसरा क्वेश्चन ये हुआ कि ये चूंकि 2 स्वर आपस में मिले हैं इसीलिए स्वर संधि के उदाहरण है। और तीसरा ये है कि वर्तनी में जो आएगा वो रविंद्र में ये बड़े वाला ई आएगा। क्लियर? और चौथा क्वेश्चन का आंसर ये है, चूंकि जब ये 2 एक जैसे वर्ण आपस में मिल रहे हैं, ये रविंद्र दीर्घ संधि का भी एग्जाम्पल है। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। इसके बाद शब्द आया भानु उदय। एक शब्द भानु है, दूसरा क्या है? उदय। अब यहां पर आपको यह ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, यहां पे भी ऊ आया, यहां पे भी ऊ आया, और ये क्या बन गया? बड़े वाला ऊ। हाँ ओम, आप सही कह रहे हो। तो यहां पर जब ये ऊ आया छोटा, ये आया छोटा ऊ, और दोनों मिलके क्या हो गया? बड़ा ऊ। और जब बड़ा ऊ हुआ इसीलिए भानु उदय पे प्यारे बच्चों बड़े वाली मात्रा आएगी। बिल्कुल सतीश, बिल्कुल सही पहचाने हो बेटे, बिल्कुल सही पहचाने हो।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहां से हमने छोटा ऊ लिया, यहां से छोटा ऊ लिया, तो क्या बन गया? बड़ा ऊ। अब यहां पर जो ये फोर्थ है, तो ये दो जो संधि विच्छेद होगी, ये वाले भानु सूर्य, उदय मतलब उगना, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि भानु कहते हैं सूर्य को, उदय कहते हैं उगने को, जो सूर्य का उगना हुआ भानुदय। और यहां भी हमने छोटा ऊ लिया, छोटा ऊ और दो छोटे ऊ मिलके बड़ा ऊ, इसीलिए भानुदय पे यहां पे ये वाली मात्रा। अब वधूत्सव, एक शब्द आएगा प्यारे बच्चों वधु, और दूसरा क्या आएगा? उत्सव। यहां पे क्या आया? छोटा ऊ, यहां पे क्या आया? छोटा ऊ, और मिलके क्या बनेगा? बड़ा ऊ। और जब बड़ा ऊ आएगा तो इसमें भी क्या आएगा? फिर यहां पे बड़े वाले ऊ का प्रयोग करेंगे। और जब बड़े वाले ऊ का प्रयोग करेंगे तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि चूंकि ये दोनों स्वर हैं, ये दोनों भी स्वर हैं, ये दोनों भी स्वर हैं, और जब प्यारे बच्चों हम कविंदर का कर रहे थे तो कविंदर में कवि और इंद्र, यहां पे छोटा ई, यहां पे छोटा ई, और दोनों मिलके क्या बन गए? बड़े वाला ई। तो ये दोनों भी स्वर हैं। अब मैंने प्यारे बच्चों इनके एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं, तो वहां वर्तनी के रूप में भी पूछ सकता है, संधि के रूप में भी पूछ सकता है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, यहां पर इनके अंदर जब हम प्रयोग करते हैं तो वहां छोटी मात्रा नहीं होती, इसमें भी कौन सी मात्रा होती है? कविंद्र में बड़ी मात्रा होती है। लेकिन आपने आप में ये ध्यान रखना है, ये एक जैसे वर्ण है, और जब ये एक जैसे वर्ण है प्यारे बच्चों, तो फिर आपको ये ध्यान रखना है कि ये सजातीय भी है, और सजातीय अगर है तो दीर्घ संधि के अंदर आएंगे। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है आप लोगों को कि चूंकि ये स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, इसलिए सारे एग्जाम्पल स्वर संधि के। तो जहां भी कोई दो वर्ण आपस में प्यारे बच्चों मिले और इन 11 में से कोई दो आ जाए तो वे सारे के सारे एग्जाम्पल क्या कहलाएंगे? स्वर संधि के कहलाएंगे। इसके बाद शब्द आ गया एक पितृ, दूसरा आ गया ऋण, यहां से लिया री, यहां से लिया री, दोनों में क्या मिल गए प्यारे बच्चों? बड़े वाला री। जब ये दोनों वर्ण स्वर है तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे जो शब्द बनता है ये पितृ ऋण, ये क्या कहलाएगा? स्वर संधि का एग्जाम्पल। और चूंकि आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ये दोनों के दोनों स्वर है इसलिए स्वर संधि है, ये दोनों के दोनों सजातीय एक जैसे हैं इसलिए क्या कहलाते हैं? दीर्घ संधि के एग्जाम्पल कहलाते हैं। तो यहां पर ये जो एग्जाम्पल हुआ है किसका हुआ? इसका। तो वो जरूरी नहीं है वो दोनों छोटे आ जाए, दोनों बड़े आ जाए, एक छोटा एक बड़ा आ जाए, तो भी वो क्या कहलाएंगे? स्वर संधि। अब जैसे शब्द आ गया नरेंद्र, परोपकार, धर्मेंद्र या नरेश। अब इसमें पूछ रहा है कि बताइए स्वर संधि का उदाहरण है या व्यंजन है या विसर्ग है। तो क्या करेंगे? पहले सबसे पहले इन दोनों को हम अलग करेंगे। एक शब्द आया नर और दूसरा आया प्यारे बच्चों इंद्र। इधर क्या करेंगे? एक आया पर और दूसरा क्या आया? उपकार। और इधर क्या करेंगे? एक आया धर्म और दूसरा शब्द क्या है? इंद्र। और इधर एक शब्द आया नर और इधर दूसरा क्या आया? ईश। आपको यह ध्यान रखना है नरेंद्र नर मनुष्य, इंद्र राजा, जो मनुष्य का राजा है वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? ठीक है, नरेंद्र। तो इसका मतलब ये हुआ अगर राजा का पर्यायवाची पूछे या नरेंद्र का पर्यायवाची पूछे या मनुष्य के स्वामी का प्यारे बच्चों पर्यायवाची पूछे तो नरेंद्र हुआ। जब आप संधि में अर्थ जान लोगे तो ये पर्यायवाची किसका हुआ? राजा का पर्यायवाची हुआ। तो यहां पर क्या लिया हमने? ये पूरा व्यंजन है। और इस वाले रे में कौन सा स्वर है? ए। जब हम रे कह रहे हैं तो प्यारे बच्चों हम किसका कह रहे हैं? ए की साउंड कर रहे हैं। इसके बाद में क्या आया? ई आया। तो ए और ई आपस में दोनों क्या है? स्वर। और जब ये दोनों स्वर है तो ये क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों? स्वर संधि का एग्जाम्पल। और इन दोनों को मिला के वर्णमाला में आपको बता चुके हैं क्या बनता है? आई। ए और ई को मिला के आई बनता है। और जहां प्यारे बच्चों दो वर्णों को मिलाकर इनमें से कोई स्वर बने या दो वर्ण इनमें से कोई एक आए तो वो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, वो क्या कहलाता है? स्वर संधि के अंदर।
पर का मतलब होता है दूसरे का, उपकार का मतलब होता है भला। एक तो हमने ये कर लिया और दूसरा कर लिया इसका संधि विच्छेद पर और पकार। तीसरा कर लिया प्यारे बच्चों पर और पकार, परा और पकार। चौथा कर लिया हमने परो और उपकार। अब वो पहला ही राइट आंसर क्यों होगा, ये बाद वाले क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो पूरे ये 4 ऑप्शन अलग अलग दे सकता है, या यहां आपसे पूछ सकता है कि परा और उपकार मिलके क्यों नहीं बनाइए, ठीक है, या हम इसको ऐसे ना करके प्यारे बच्चों इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसमें से ये दूसरा तीसरा चौथा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि वहां इनका मीनिंग नहीं है। यहां परो का कोई अर्थ नहीं है, पकार का अर्थ नहीं। जब दोनों का अर्थ नहीं है तो इनसे नया शब्द नहीं बनेगा। यहां परा का अर्थ होता है, उपकार का अर्थ होता है, लेकिन उससे उस सेंस में यहां परा का प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है विद्या के लिए आता है, उपकार भले के लिए आता है। तो ये विद्या भला तो नहीं है, पर मतलब दूसरे का उपकार भला, जो दूसरे का भला है उसको कहते हैं परोपकार। तो यहां से वो मीनिंग नहीं निकल रहे हैं जो मीनिंग ऊपर वाले शब्द के हैं, इसीलिए ये भी संधि विच्छेद नहीं है। इसका कोई अर्थ नहीं होता है, परो का उपकार का अर्थ होता है और वो अर्थ होने चाहिए दोनों का, इसलिए ये भी नहीं है। पर का अर्थ हुआ दूसरे का, उपकार भला, जो दूसरे का भला करता है वो क्या कहलाता है? परोपकार। तो यहां वास्तव में ये स्वर संधि होगी, व्यंजन होगी या विसर्ग होगी, तो आप कैसे पहचानोगे? क्योंकि इसमें ए आया और इसमें क्या आया? ऊ, और ए और ऊ मिलके क्या बन गया? औ। ये दोनों के दोनों प्यारे बच्चों क्या है? स्वर। और जब इनमें से कोई दो स्वर के रूप में आ रहे हैं तो ये उदाहरण किसका होगा? स्वर संधि का। अब हम ये पूछने लगे कि ये कौन से होंगे, क्योंकि एक जैसे तो है नहीं, और जब ये एक जैसे नहीं है तो दीर्घ संधि के उदाहरण नहीं होंगे। तो ये दोनों के दोनों गुण संधि है। क्यों है? क्योंकि आपको बताया जब भी शब्द के बिल्कुल बीचों बीच एक मात्रा आ जाए, यहां भी एक मात्रा आई है, यहां भी एक मात्रा आई है, और जब शब्द के बिल्कुल बीचों बीच एक मात्रा आएगी तो वो किसका उदाहरण बनेगा? गुण संधि का। ये यहां पे शब्द के बीच में एक मात्रा आई है, यहां पे एक मात्रा किसकी आई? औ की। यहां एक मात्रा किसकी आई? ए की। यहां पे किसकी मात्रा है प्यारे बच्चों? इसकी। यहां पे किसकी मात्रा है? इसकी। जहां भी शब्द के बिल्कुल बीचों बीच, ऐसा नहीं कि आप ऐश्वर्या में बता दोगे सर जी एक मात्रा आई है और ऐश्वर्या राय में गुण संधि है। मात्रा शब्द के बीच में होनी चाहिए। कहां होनी चाहिए? क्योंकि संधि दो शब्दों के दो निकटवर्ती वर्णों के बीच में होती है। तो मात्रा अगर बीच में होगी तब होगी, ऐसे नहीं कि ऐश्वर्य में संधि हो जाएगी। ऐश्वर्य को तो कहीं से भी टुकड़े करोगे तो कोई अर्थ नहीं होगा, और जब तक अर्थ नहीं होगा तब तक संधि भी नहीं होगी। तो इसीलिए यहां पर प्यारे बच्चों एक नहीं 4-4 क्वेश्चन का एक साथ आप आंसर दे रहे हो। नरेंद्र अपने आप में सही वर्तनी है, क्योंकि ये नर और इंद्र से मिलकर बना है। नर मनुष्य, इंद्र राजा, जो मनुष्य का राजा है वो नरेंद्र कहलाया। क्लियर? इसके बाद में यहां रे में से है ई आया, ए और ई है, तो इसका मतलब ये स्वर संधि का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये दोनों स्वर है। और चूंकि एक जैसे नहीं है, दीर्घ का नहीं है बल्कि गुण का है, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर ये बनता है, और जहां दो वर्णों को मिलाकर ये बनता है वो गुण संधि के अंदर आता है। इसके बाद है पर और उपकार। तो पर और उपकार प्यारे बच्चों यहां पर क्या आ गया? ये ए आया, ये ऊ आया, ए और ऊ मिलके क्या बना? ऊ। क्योंकि दोनों स्वर है इसलिए परोपकार स्वर संधि का एग्जाम्पल है, और चूंकि दोनों को मिलके औ बना है इसीलिए आपको यह ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि यहां जो ये परोपकार है ये भी गुण संधि का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें भी एक मात्रा आई है। यहां धर्म और इंद्र है, ये रे को कहां काउंट करते हैं प्यारे बच्चों? हम रे को काउंट करते हैं मैं से पहले, तो मैं में आता है यहां पर ए, और इधर से क्या आएगा? ई। और जब ई आया है तो आपको ये ध्यान रखना है ये दोनों स्वर है, इसलिए धर्मेंद्र स्वर संधि का एग्जाम्पल है। और जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ए, और जहां पर एक मात्रा आई तो गुण संधि। ऐसे नर और ईस, यहाँ पे ए और इधर से बड़े वाला ई, और ये दोनों स्वर है, और जब ये दोनों स्वर है तो नरेश भी स्वर संधि का उदाहरण है। और प्यारे बच्चों दोनों को मिलाएंगे तो ऊपर मात्रा एक आ रही है, इसीलिए ये गुण संधि के भी एग्जाम्पल है। यानी कि जहां दो एक जैसे वर्ण आपस में मिलते हैं दीर्घ, और जहां शब्द के बिल्कुल बीचों बीच एक मात्रा आ जाए उसे कहते हैं हम गुण संधि। हम दोनों चीज एक साथ कर रहे हैं,
हम प्यारे बच्चों स्वर संधि के भेद भी पढ़ रहे हैं, और हम स्वर संधि किस कंडीशन में होगी, अगर वो पर्टिकुलर इनमें से कोई शब्द देता है और वो आपसे पूछता है कि बताइए स्वर संधि है, व्यंजन है, विसर्ग है, तो आप सबसे पहले शब्द को ऐसी जगह से तोड़ोगे जहां उसका मीनिंग होगा, फिर दो वर्ण देखोगे कौन से मिले, अगर दोनों प्यारे बच्चों स्वर है 11 में से कोई दो, तो आपको ये ध्यान रखना है अगर 11 में से कोई भी दो स्वर है तो वो स्वर संधि का एग्जाम्पल होगा। लेकिन अगर उसको पर्टिकुलर ये शब्द दे दिया और उसने ऑप्शन दिया है कि बताइए दीर्घ संधि है, यण संधि है, गुण है या वृद्धि है, तो फिर उस कंडीशन में आप बताओगे कि ये गुण संधि है, क्योंकि गुण संधि में प्यारे बच्चों दो अलग अलग वर्ण आपस में मिलते हैं और शब्द के बिल्कुल बीचों बीच प्यारे बच्चों एक मात्रा होती है। और शब्द के बिल्कुल बीचों बीच एक मात्रा अगर है तो वो क्या कहलाएगा। तो अभी जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो आप उसका आंसर खुद अपने आप दोगे बेटे, ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ये एग्जाम्पल नहीं देने, और भी बहुत सारे हैं। उसके बाद आप ये खुद अपने आप बताओगे कि पर्टिकुलर किस शब्द में कौन सा होगा, चाहे वो गंगोदय है या एनीथिंग, कोई भी शब्द लेंगे, जरूरी नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ दो एग्जाम्पल और आपसे पूछ लूं कि बताइए इसके अंदर कौन सी संधि है, स्वर संधि है या फिर प्यारे बच्चों व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है। जैसे शब्द आ गया सर्वोदय और दूसरा शब्द आ गया सूर्योदय, तो इसमें अगर मैं पूछूं कि बताइए इसमें कौन सी संधि है, तो कैसे आप करोगे। तरीका वही है, पहले शब्द को अलग करो, शब्द को ऐसी जगह से अलग करो जहां मीनिंग हो, फिर वर्णों को मिलाओ, फिर वर्ण देखो एक स्वर है या व्यंजन है, स्वर है तो स्वर संधि, और कोई भी एक व्यंजन है दोनों में तो फिर वो व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो पहले जब हम इसके टुकड़े करेंगे तो टुकड़े किस रूप में होंगे प्यारे बच्चे, सर्व और उदय, ये टुकड़े होने चाहिए। सर्व मतलब सभी, उदय मतलब उगना, तो सबका जो उगना है, सबकी जो उन्नति है वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, सर्वोदय। यहां पर ये वाला जो रे काउंट कहां करेंगे, वैसे पहले से के बाद, तो यहाँ वे में लास्ट में क्या आया, ए, जब वे का उच्चारण कर रहे हैं साउंड ए की आ रही है, और इधर से क्या आया ऊ, ए और ऊ मिलके क्या बनाते हैं औ, इसीलिए यहाँ ये औ की मात्रा आई है। और जहां ऊ की मात्रा आती है ये शब्द के बिल्कुल बीचों बीचों एक मात्रा आती है, वो कहलाता है गुण संधि। क्योंकि ये दोनों स्वर है इसलिए सर्वोदय स्वर संधि का उदाहरण है। ऐसे ये सूर्योदय हुआ, सूर्य, और दूसरा क्या आएगा प्यारे बच्चों, उदय। यहाँ पे ए आएगा, इधर क्या आएगा ऊ। जब ए और ऊ आया है तब भी क्या बनेगा प्यारे बच्चों, अगर आ और ऊ आएगा तो हम ये ध्यान रखना तब भी प्यारे बच्चों वही बनेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी शब्द के बिल्कुल बीचों बीच एक मात्रा दिखाई दे, और एक मात्रा किसकी, इसकी या फिर इसकी, तभी वे गुण संधि के एग्जाम्पल बनेंगे। ये जरूरी नहीं है कि केवल यही गुण संधि के हैं, इसके अलावा गुण संधि की एक अलग से कंडीशन होती है, वो बाद में बताएंगे। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है, हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि कब बनेगी, जब प्यारे बच्चों इनमें से कोई भी दो, इनमें से कोई भी दो वर्ण आपस में मिलेंगे तो वो क्या कहलाएगी, स्वर संधि के एग्जाम्पल। ऐसे जब हम वृद्धि संधि करते हैं तो वृद्धि संधि के भी अंदर प्यारे बच्चों यही होता है। जैसे शब्द आ गया महाऔषधि, तो महा एक शब्द हमने लिया महा, और दूसरा शब्द हमने क्या लिया, औषधि। तो यहाँ पे क्या आया शब्द आ, इधर से क्या आया प्यारे बच्चों औ, और दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा औ। जब मात्रा दो है शब्द के बीच में तो ये वृद्धि संधि कहलाएगा, और जब यहाँ दोनों के दोनों स्वर है तो इसका मतलब ये स्वर संधि कहलाएगा। संधि के तीन भेद हुए, स्वर व्यंजन विसर्ग। स्वर संधि की कंडीशन ये हुई जब 11 या इन 13 स्वरों में से कोई दो आपस में मिलते हैं तभी वो क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, स्वर संधि। तो ये तो थे आपके, ये एग्जाम्पल किसका बना, इसका बना। इसके एग्जाम्पल आपको ये ध्यान रखना, इसका दे चुके हैं बड़े वाले री का एग्जाम्पल, और इसका एकमात्र एग्जाम्पल लाकर्ती होता है जो कि संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं। व्यंजन संधि कैसे करेंगे, संधि के जो स्वर संधि के 5 भेद है वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन व्यंजन संधि कैसे करेंगे, ये थे आपके स्वर संधि। दूसरा भेद क्या है प्यारे बच्चों, व्यंजन संधि, जहां एक व्यंजन एक स्वर हो या दो व्यंजनों का मेल हो।
दो व्यंजनों का मेल हो। ये दो कंडीशन व्यंजन संधि की है। जैसे शब्द आ गया समाचार, सदाचार, जगन्नाथ, जगदीश, दिग्गज। यहां पे क्या होगा बेटे, एक सम और दूसरा आचार। शब्द को ऐसी जगह से तोड़ना है जहां मीनिंग हो जाए। तो यहां जब हमने आचार अलग निकाल लिया तो स्टार्टिंग में क्या बच गया, सम। यानी कि आचार का मतलब व्यवहार, जहां समान व्यवहार दिया हो वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों। तो यहां समाचार में ये मैं आया, इधर से क्या आया आ, और जब एक प्यारे बच्चों में व्यंजन है और दूसरा क्या है स्वर, और जहां एक व्यंजन और एक स्वर हो तो वे सारे एग्जाम्पल किसके होते हैं, व्यंजन संधि के। यानी कि दो जो हम वर्ण आपस में मिलाते हैं उनमें से अगर एक भी व्यंजन है तो वो व्यंजन संधि हो गया, दोनों व्यंजन है तो भी व्यंजन संधि होगा। जैसे यहां शब्द आया पहले सद और आचार, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो अर्थ नहीं होता है, ये बदल जाता है तय में। प्रत्येक वर्ग का तय थे दे देन है, प्रत्येक वर्ग का प्यारे बच्चों पांचवा और तीसरा पहले में बदल जाता है। जब आपको स्पर्श या वर्गीय व्यंजन पढ़ाएंगे तो उस समय आपको बताया गया था। यहां आपको ये ध्यान रखना है, एक होता है हमारा तय वर्ग, और तय वर्ग के अंदर तय, थे, दे, धे और ने, ये पांचवा है, ये तीसरा है और ये पहला है। और हमेशा ये पांचवा तीसरा पहले में या पहला तीसरे पांचवे में बदलता है आवश्यकता के अनुसार। जब ये सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ, कहीं कोई घटना घटित हो गई तो ये थे ड्राइवर को लेके 3 सिपाही को अपने साथ चला, लेकिन वहां पे ये तीसरा और पांचवा अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। और जब ये अपना काम सही नहीं करेंगे तो इनका काम इनका ग्रुप लीडर अर्थात तय करेगा। तो प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर ये दे जो है तीसरा वर्ण किस में बदल गया, पहले वर्ण में। और जब तीसरा पहले में बदला तो सत का मतलब हो गया श्रेष्ठ अर्थात अच्छा, आचार का अर्थ हो गया व्यवहार। तो जो अच्छा व्यवहार है, श्रेष्ठ व्यवहार है, उत्तम व्यवहार है, तो वो क्या कहलाए प्यारे बच्चों, सदाचार। मीनिंग भी वही है, क्योंकि संधि विच्छेद जो होगा वो ये वाला संधि होगा। पहले कंडीशन समाज में ये थी, अब ये जो तय है ये किस में बदला, दय में, दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन में जाके लगभग 200-250 साल बाद ये शब्द हमारे सामने आया। समाज में पहले ये दो अलग अलग सेंस में प्रयोग हो रहे थे दोनों शब्द। इसका प्रयोग करते थे श्रेष्ठ के अर्थ में, अच्छे के अर्थ में, उत्तम के अर्थ में। आचार का प्रयोग करते थे व्यवहार की सेंस में। तो जो श्रेष्ठ व्यवहार है, अच्छा व्यवहार है, उत्तम व्यवहार है, वो क्या कहलाया, सदाचार। यहां पर कौन कौन से वर्ण आए, तय, इधर से क्या है आ, एक तय और एक है, एक व्यंजन और एक स्वर। जब एक व्यंजन और एक स्वर है तो ये सदाचार भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसके बाद शब्द आया जगन्नाथ। प्यारे बच्चों यहां पर एक शब्द आ गया जगन और दूसरा क्या आ गया, नाथ। यहां पे जगन का कोई अर्थ नहीं होता, तय में बदल गया। और यहां ये पहली कंडीशन बनी, ये दूसरी बनी, तीसरी में जाके 200-250 साल बाद हमारे पास एक शब्द आया जगन्नाथ। समाज में सबसे पहले प्रयोग ये हो रहा था। जगत कहते हैं संसार को, नाथ कहते हैं स्वामी को। जो संसार का स्वामी है वो कहलाता है जगन्नाथ। तो यहां पर जो वास्तव में वर्ण मिले, एक तय और दूसरा न, और जहां दोनों के दोनों व्यंजन हो वो भी व्यंजन संधि का उदाहरण कहलाता है। ये दोनों में क्या था, एक व्यंजन और एक स्वर था, और इसमें क्या है, दोनों के दोनों व्यंजन है। और जब दोनों के दोनों व्यंजन है तो प्यारे बच्चों ये व्यंजन संधि का उदाहरण कहलाएगा। अब यहां ये जो पांचवा वर्ण है ये पहला किस में बदल गया, पांचवे में, और आधा न और ये मिलके क्या बन गया, जगन्नाथ। ये वाला पांचवा न किस में बदल गया, पहले में। यहां ये तीसरा किस में बदला था प्यारे बच्चों, पहले में। जब वो ये देता है तब हम ये कहेंगे तीसरा पहले में बदला, और जब हमें वो ये देता है, संधि विच्छेद देता है, तब हम ये कहेंगे कि ये पहला किस में बदला,
आवश्यकता पड़ने पर शब्द का अर्थ बनाने के लिए प्रत्येक वर्ग का हमेशा पहला, तीसरा, पांचवा आपस में बदल जाते हैं आवश्यकता के अनुसार। नियम है, जैसे मैथ में नियम है a + b² बराबर a² b² 2a भी होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद में यहां शब्द आ गया प्यारे बच्चों जगत और ईश। अब इसका कोई मीनिंग नहीं है, और जब इसका मीनिंग नहीं है तो ये संधि विच्छेद नहीं हो सकता। जब तक दोनों का मीनिंग नहीं होगा तब तक वो उसका संधि विच्छेद नहीं कहलाएगा। इसीलिए यहां पर हम क्या करेंगे, यहां जगत और ईश, तो क्या बन गया, जगत हो गया प्यारे बच्चों संसार, ईश हो गया स्वामी, जो संसार का स्वामी है उसे हम क्या कहते हैं, जगदीश। पहले कंडीशन ये बनी, दूसरी कंडीशन ये बनी, तीसरी कंडीशन ये बनी। बिल्कुल करवाएंगे, ठीक है, बिल्कुल करवाएंगे। अभी तो सिर्फ हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि के भेद नहीं पढ़ रहे हैं, संधि के भेद पढ़ रहे हैं। ऊपर टॉपिक देखो बेटे क्या लिखा हुआ है, संधि के भेद। इसके जब ये तीनों भेदों की चर्चा हो जाएगी उसके बाद हम चर्चा करेंगे, फिर स्वर संधि के भेद कराएंगे, फिर व्यंजन की कंडीशन और विसर्ग की तमाम कंडीशन बताएंगे। तो यहां पर ये चीजें लॉजिकली आती है। दिक्कत ये है कि संधि को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हमें संधि पढ़नी है, संधि के क्वेश्चन आते हैं। हमें संधि को इसलिए भी पढ़ना है क्योंकि हमें शब्दों के पर्यायवाची भी बताने हैं। हम संधि को इसलिए भी पढ़ रहे हैं, हमें उपसर्ग और प्रत्यय की पहचान करनी है। और जो शुद्ध वर्तनी आती है वो भी बिना संधि के हम नहीं कर सकते। यानी कि एक टॉपिक पर आने वाले 6 टॉपिक डिपेंड है, और ये 6 के 6 टॉपिक तब तक क्लियर नहीं होंगे जब तक ये समझ में नहीं आएंगे। तो यहां क्या हुआ प्यारे बच्चों, ये तीसरा वर्ण था, ये किस में बदल गया, पहले में। ये तीसरा किस में बदल रहा है, पहले में। तो यहां पर ये क्या हुआ, तय, और इधर से ये क्या हुआ, ई। तो प्यारे बच्चों यहां पर ये दोनों के दोनों क्या हो गए, एक हो गया व्यंजन, एक हो गया स्वर। और जब एक व्यंजन एक स्वर है तो ये क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है, व्यंजन संधि। क्योंकि इससे पहले जो क्लास हमने वर्णमाला की ली उसमें वर्गीय स्पर्श व्यंजन पढ़ाते समय हमने आपको बताया था कि प्रत्येक वर्ग का पांचवा तीसरा हमेशा पहले में बदल जाता है, या पहला हमेशा तीसरे और पांचवे में बदल जाता है। इसके बाद शब्द क्या आया हमारा प्यारे बच्चों, एक आया दिक् और दूसरा आया गज। तो यहां न तो दिक् का अर्थ है, गज का तो अर्थ होता है, लेकिन ये किस में बदल जाएगा, ये कै में बदल गया। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये दिक् होता है दिशा। तो यहां मीनिंग इसका था, उसका मीनिंग नहीं था। तो जब मीनिंग इसका है तो संधि विच्छेद भी यही मानी जाएगी। इसीलिए इसका राइट आंसर ये हुआ, ये गलत हुआ। पहले कंडीशन ये बनी, दूसरी ये बनी, और तीसरी कंडीशन ये बनी। तो पहले ये जो तीसरा वर्ण था कै वर्ग का, कै वर्ग के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं, ये प्यारे बच्चों कै वर्ग होता है। और कै के अंदर कै, खे, गे, घे और ये वाला गे, ये पांचवा, ये तीसरा, ये पहला। तो ये पांचवा तीसरा किस में बदल जाता है प्यारे बच्चों, पहले में। जैसे यहां ये तीसरा किस में बदल गया है, पहले में बदल गया। तो यहां पर ये क्या है, ये भी कै है और ये क्या है, गे है। ये दोनों के दोनों व्यंजन है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर दोनों के दोनों व्यंजन है तो आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, वो उदाहरण जो होगा व्यंजन संधि का होगा। तो ये थी स्वर संधि और व्यंजन संधि की तमाम कंडीशनें आपके सामने जो आई है। इसके बाद आपको यह ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, हम विसर्ग संधि की बताएंगे एक बार कि विसर्ग संधि कैसे होती है, और उसके बाद स्वर संधि के 5 भेदों पे डिटेल से चर्चा करेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल भी उसके साथ साथ लेंगे। लॉजिकली आपको समझना है, आपको पर्टिकुलर किताबों में दिए गए उन एग्जाम्पलों के थ्रू नहीं चलना है जो दिए गए, क्योंकि वे एग्जाम्पल आज के टाइम में नहीं पूछे जाती। आज ऐसे शब्द पूछे जाते हैं जो लाइफ में मुश्किल से आपने 1-2 बार ही पढ़े या सुने देखे हो, तो उनमें आप संधि कैसे करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि संविधान में बताइए प्यारे बच्चों कौन सी संधि है, तो कैसे करोगे आप, संविधान में कौन सी संधि है, या संरक्षण में कौन सी संधि है, या संयोग में कौन सी संधि है, आपको पता होना चाहिए। तो यहां ये जो शब्द है, ये जो बिंदी आई है किसके स्थान पे आई है, मैं। तो ये संविधान जो शब्द है, तो यहां पर ये क्या आया, मैं, और इधर से क्या आएगा, क्योंकि ये मात्रा बाद में दी जाती है, बाद में लिखी जाती है। तो यहां प्यारे बच्चों एक मैं है, एक वह है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों यहां मैं के स्थान पर ये जो अनुनासिक वर्ण
है, जो पांचवा वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है उसको हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं, और उसी के स्थान पे अनुस्वार है। यानी कि सम और विधान, सम मतलब समान, विधान मतलब नियम, जहां समान नियम दिए गए हैं उसी को तो संविधान कहते हैं। तो दोनों का मीनिंग भी हुआ। और यहां पे प्यारे बच्चों दोनों व्यंजन हुए, जब दोनों व्यंजन हुए तो ये क्या कहलाया, व्यंजन संधि। तो वहां पर चूंकि डायरेक्ट नहीं दिया गया तो वहां पे वो नियम भी पता होना चाहिए कि जो ये बिंदी आती है, जो अनुस्वार चिन्ह आता है, वो किसी अनुनासिक वर्णों के स्थान पे आता है। तो इसीलिए आपको तमाम वे कंडीशन आपके सामने आएगी कि या भी कल जो करेंगे हम वो विसर्ग संधि करेंगे और स्वर संधि के पांचों भेदों पे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप लोगों से लेते हैं इजाजत। बेटे धीरे धीरे आपको पढ़ना है, पढ़ तो आप पहले भी बहुत कुछ चुके हो, लेकिन उसमें जो भी चीज आप गलत कर रहे हो वो क्यों गलत कर रहे हो और किस तरह से हम उसी एक क्वेश्चन के आधार पे 4 से 5 अलग तरह के क्वेश्चन बना के उनका सोल्यूशन दे सकते हैं, ये सीखना ज्यादा जरूरी है। आंसर देना इतना टेढ़ी खीर नहीं होती है किसी भी चीज का, लेकिन जब उस क्वेश्चन पे बनने वाले 5 क्वेश्चन अलग से अगर उनका भी आंसर आप जानते हो कब कौन सी कंडीशन में कौन सा उसका राइट आंसर होगा, तो उसी को हम कहते हैं कि वो कॉन्सेप्ट आप लोगों का अच्छी तरह क्लियर हो चुका है। तो आपको डाउट तब पूछने हैं जब टॉपिक कंप्लीट हो जाए। दूसरी चीज, जब हमने अभी कंडीशन बताई नहीं तो डाउट तो रहेगा ही बहुत सारे उसके अंदर, लेकिन जब वो सारी कंडीशन आपके सामने आ जाएगी और सारी कुछ तरह के क्वेश्चन की वैरायटी है, वो डाउट अपने आप ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो पढ़ने के अपने तौर तरीके होते हैं, उन्हीं तरीकों से आपको चलना है। पहले जितने भी टॉपिक थे आपने डाउट सैटरडे संडे बहुत ही कम पूछे हैं, टॉपिक ही पूछते थे हमेशा, जो मैं पढ़ा चुका था, डाउट तो थे नहीं। क्यों? उसका मतलब ये है कि मैं खुद प्रैक्टिस कराता हूं टॉपिक की, तब वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाती है। खुद मैं एग्जाम्पल देता हूं, अभी भी देखो कितने एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए हैं, कितने एग्जाम्पल पहले स्वर संधि के हम दे चुके हैं। हालांकि वे तमाम एग्जाम्पल दोबारा फिर कुछ एग्जाम्पल हम रिपीट करेंगे, क्योंकि वही सारे दीर्घ संधि के अंदर भी आते हैं, गुण के अंदर भी आते हैं, उनमें से कुछ एग्जाम्पल। तो चलो कल मिलते हैं, अब आप लोगों से लेते हैं इजाजत। धन्यवाद, थैंक यू।